नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ऋषि तिवारी आप सबका स्वागत कर रहा हूं आज के हमारे ऑनलाइन सेशन में। आपके इस अपने परिवार में आप सबका स्वागत है, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही ऐसी वैकेंसी के बारे में, एक बहुत ही डिमांडिंग वैकेंसी के बारे में, जिसकी तैयारी कोई एक स्टूडेंट नहीं, हजारों लाखों स्टूडेंट करेंगे। और उनमें से सिर्फ कुछ ही लोग जिनकी सही स्ट्रेटेजी से तैयारी होगी वही सिलेक्शन लेंगे। आज हम बात कर रहे हैं यूके ट्रिपल एस सी एल टी 2026 के एग्जाम के बारे में। आप सब ने इसके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा भी होगा, और इधर उधर आप शायद यहाँ पर भटक भी रहे होंगे कि किस तरीके से इस एग्जाम को डील किया जाए। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि किसी भी एग्जाम को, किसी भी स्टेट के एग्जाम को, किसी भी इंडिया के लेवल के एग्जाम को अगर आपको डील करना है तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक उसके साथ इंपॉर्टेंट बात, खाली स्ट्रेटजी ही आपका सिलेक्शन नहीं कराती है, एक सही गाइडेंस का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आप सब जानते हैं तैयारी बहुत बच्चे करते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में हिंदुस्तान में बच्चे पढ़ रहे हैं, अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, 15-15, 18-18, 20-20 घंटे पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरिया भरी हुई है, बुक्स नोट्स की भरमार है, टेलीग्राम से डाउनलोडेड वर्जन में पूरे मोबाइल की मेमोरी भरी जा रही है। मगर एक सही गाइडेंस ना होने की वजह से एक कम पढ़ने वाला बच्चा भी सिलेक्शन ले रहा है, एक स्मार्ट स्टडी करने वाला बच्चा भी सिलेक्शन ले रहा है। तो आपको इस चीज को समझना है कि जब तक आप किसी भी एग्जाम को सही से डील नहीं करेंगे, एक राइट गाइडेंस के रूप में डील नहीं करेंगे, तब तक देखिए सफलता आपकी निश्चित नहीं होगी। वो सफलता को निश्चित करने के लिए हम आप सबके लिए आपके अपने परिवार में, जिसमें आप सबका जो आज हम आपका स्वागत कर रहे हैं इस ऑनलाइन सेशन में, उसी में आज हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एस सी एल टी के बारे में। और ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम से रिलेटेड हम आपको क्या चीज प्रोवाइड करेंगे, हम दूसरों से कैसे अलग है ये बताएंगे। आपकी खुद की इच्छा होती है, देखिए आज एक ऐसा समय आ गया है कि स्टूडेंट की अपनी खुद की चॉइस होती है, खुद की इच्छा होती है कि हम यहाँ से पढ़े, हम ऑनलाइन पढ़े, हम ऑफलाइन पढ़े, या अलग अलग टीचर से करें। जितने लोग से आप बात करेंगे वो आपको अलग अलग बात बताएंगे। मैं यहाँ पर आपको इस चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा कि यहाँ पर आपको ये कोर्स करना है तो यही सिलेक्शन कराएगा। मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा और ये तरीका बताऊंगा कि अगर आप उस स्ट्रेटेजी से जुड़ेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि सही गाइडेंस ही किसी एग्जाम में आपको सफलता दिलाएगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे यूके ट्रिपल एस सी एल टी के केमिस्ट्री की क्लास के बारे में, जो काफी स्टूडेंट्स की एक डिमांड थी कि एक केमिस्ट्री की क्लास तो हमें बताइए, क्योंकि हमारे एप्लीकेशन पर तो इसकी क्लासेस रेगुलर चल रही है। लेट्स लर्न विद अजय सर हमारा एप्लीकेशन है, जिसपे हमारी क्लास रेगुलर चल रही है। 15-20 लेक्चर करीब हो चुके हैं केमिस्ट्री के, और एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुकी है, केमिकल बॉन्डिंग शुरू हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कितनी जोरों शोरों से तैयारी हो रही है, और काफी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं। उन स्टूडेंट से आप पूछिएगा, उन स्टूडेंट से अगर आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो तो आपको पता लगेगा कि तैयारी किस रफ्तार से और कितनी बेहतर तरीके से चल रही है। ये सब आपको देखना है। तो आइए आज हम बात करते हैं हमारे इस यूके ट्रिपल एस सी एल टी के पेपर की स्कीम के बारे में। सबसे पहले अगर देखिए, अगर आपको किसी एग्जाम को क्वालिफाई करना है, अगर किसी भी एग्जाम की जंग को जीतना है, देखिए जंग है, इस जंग में जीत के ही निकलेंगे तभी फायदा है। अगर सिर्फ जंग में जाएंगे और कुछ भी हाथ में हासिल करके नहीं आएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, आपका समय भी खराब होगा, आपके रिसोर्सेज भी खराब होंगे और कुछ भी नहीं हासिल होगा। तो सबसे पहले आपको स्कीम समझना जरूरी है कि यहाँ पर हमारे पास इसका क्या स्कीम होती है। इसमें एक पेपर होता है, अगर आप लोग को पता हो, और नहीं पता हो तो जान लीजिए। इसमें एक पेपर होता है जिसमें पार्ट 1 में 50 क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, याद रखिएगा 50 क्वेश्चंस। पार्ट 2 जो होता है इसमें भी हमारे पास 50 क्वेश्चंस आते हैं। यानी एक ही पेपर होगा और उसमें दो पार्ट होंगे, पार्ट 1 में 50 क्वेश्चंस और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चंस। उसके बाद हम आपको बता दें, जो पार्ट 1 है वो हमारी एक बेस्ट फैकल्टी टीम है। ये बेस्ट फैकल्टी टीम इंडिया की बेस्ट फैकल्टी टीम है। आप समझ सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके, बहुत ही ज्यादा मेहनत करके आपके मटेरियल को तैयार कर रही है। और हम नई नई टेक्निक्स को अपना के ये कोशिश करते हैं कि क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराए। हमारा उद्देश्य यहाँ पर कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है,
कोई व्यवसायीकरण नहीं है, क्योंकि देखिए आज इस युग में सब लोग इस दौड़ में आ चुके हैं, मगर हम लोगों का उद्देश्य क्वालिटी एजुकेशन, आप लोग का सिलेक्शन होगा, यही हमारा सबसे बड़ा रिवार्ड होगा। तो उस टीम में टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो बहुत ही आपके लिए बेस्ट फैकल्टी अजय सर। अजय सर आपको ये टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी कराएंगे, आप इनकी क्लासेस लेके देखिएगा। आप जैसे इनके क्लासेस लेके देखेंगे आपको पता लगेगा आपके एप्टीट्यूड और एटीट्यूड दोनों में अंतर आ जाएगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है, ये चीज कहने की नहीं है, आप क्लास लेके देखिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि ये दूसरों से अलग कैसे है। दूसरी बात रीजनिंग, देखिए रीजनिंग एक ऐसी चीज होती है जो माइंड तो देखिए हर व्यक्ति का हर दिशा में चलता है, मगर जिसका माइंड सही दिशा में चलता है वही रीजनिंग सही समझ पाता है। तो उसके लिए हमारे पास बेस्ट फैकल्टी हैं श्री राम सर। आप इनकी क्लासेस देखिए, आप इनकी क्लासेस लीजिए, रीजनिंग आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होगी। आपको टॉपिक्स में वो ऐसी ट्रिक्स जानने को मिलेंगी जो लोग बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद भी नहीं कर पाते हैं, और यहां पर आप क्लास लेंगे तो वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, उस टॉपिक को आपको दोबारा लेने की कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही होती है रीजनिंग, यही होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। आपको अगर बार बार ही पढ़ना पड़े तो उस चीज का मतलब ही क्या निकलेगा। इसके बाद जो यूके की जीके है, यहां पर भी जो आपके 10 क्वेश्चंस है, ये भी हमारी एक टीम है, उस टीम में हम सब लोग यहां पर शामिल है, और उसमें आपको यहां पर एक ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना पाए, एक भी क्वेश्चन, ये याद रखिएगा। तो ये हमारी पार्ट 1 की टीम हो गई। पार्ट 2 पर अगर हम आते हैं तो अभी हम डील कर रहे हैं बॉटनी और केमिस्ट्री से। हमारे एप्लीकेशन पर लेट्स लर्न विद अजय सर पर बॉटनी और केमिस्ट्री की क्लासेस बिल्कुल रफ्तार से चल रही हैं, बहुत ही शानदार इस तरीके से चल रही हैं। तो हम आपको समय से पहले ही वो सारी चीजें तैयार करा देंगे, आपका समय की बिल्कुल भी यहां बर्बादी नहीं होगी, बल्कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, तो उससे और आपका टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। और जूलॉजी की क्लासेस भी हम जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी एप्लीकेशन पर देखिए इनकी भी क्लासेस चल रही हैं, इनकी भी क्लासेस चल रही हैं, तो 2 और 2 4 क्लासेस। तो आप लोगों के लिए कहीं हैक्टिक ना हो जाए, आप लोग कहीं यहाँ पर कोई बोरियत महसूस करने ना लग जाए, या आपका मनोबल कम ना हो जाए, तो थोड़े समय के लिए हमने इसे रोका है, मगर जल्दी आप देखिएगा जूलॉजी की क्लासेस भी आपको हमारे एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो सबसे पहले स्कीम, और स्कीम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स और कौन कौन सी चीजें शामिल है, एक बात मैं आपको और बता दूं, इन दोनों पेपर की अगर हम बात करें तो पहला वाला जो पार्ट है दैट इज स्कोरिंग, आप समझ सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग और जीके, एक ये ऐसा पोर्शन होता है, यहां पर फुल मार्क्स आप ला सकते हैं अगर आप सही तरीके से सही गाइडेंस में तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए सब्जेक्ट तो व्यक्ति का खुद का पोर्शन होता है, अगर किसी के सब्जेक्ट पे पकड़ है जो जनरली होएगी, व्यक्ति ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, पीएचडी करता है, आप जानते हैं इसमें डिग्रियां लेता है सब्जेक्ट में, तो वहां पर उसकी पकड़ जो है वो होना ज्यादा फेवरेबल है कंपैरेटिवली टू टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके, क्योंकि इनसे हम स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन में कम डील कर पाते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि जब भी यहाँ पर बात आती है तो इसको हम प्रॉपर्ली तो ना डील नहीं करते हैं जितना अपने सब्जेक्ट को करते हैं, पूरे टाइम अपने सब्जेक्ट को ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जब दोनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होगा, जिसमें से स्कोरिंग पार्ट का रोल होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आपके सिलेक्शन के लिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने यहां पर इनको इग्नोर किया तो सिलेक्शन से वैसे ही दूरी हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट और उसके साथ इक्वल इंपॉर्टेंस ऑफ पार्ट 1 विच कंप्राइजेस ऑफ 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस है यहां पर। अब आ जाइए अगली बात पर। अगली बात जो है हम आपको यहां पर बताना चाहेंगे कि जो हमारी टीम है, मैंने आपको बता ही दिया कि आज हम डील कर रहे हैं केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री और बॉटनी जो है वो हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं जिनसे आप यहां पर डील करेंगे। इनका एक बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, किसी का 10 इयर्स का, किसी का 15 इयर्स का, किसी का 12 इयर्स का, ऐसे एक्सपीरियंस के लोग हैं, और इसी डायरेक्शन में बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी करा चुके हैं और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन करा चुके हैं। वही टीम आपके लिए प्रोवाइड की गई है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं ऋषि तिवारी हूं, मेरा करीब यहाँ पर एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है केमिस्ट्री से जुड़े इंडिया के बहुत सारे एग्जाम्स में। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं उस एक्सपीरियंस को आप सब स्टूडेंट्स के सिलेक्शन कराने में हेल्प कर सकूं। मैं कोशिश यही करता हूं कि आप उस केमिस्ट्री सब्जेक्ट जिसको अगर आपको लगाव ना भी हो तो आपको लगाव हो जाए। और कोई स्टूडेंट अगर मान लीजिए उसके बेसिस, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर हो जाते हैं कि हमें तो ये चीज बिल्कुल नहीं आती, हम कैसे पूछें।
क्लास में होता है, चाहे ऑनलाइन बैच हो चाहे ऑफलाइन बैच हो, तो कई बार हमारे पास ये हो जाता है कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम इसको पूछे कैसे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जब मेरी क्लासेस होती हैं मैं अपनी बिल्कुल गारंटी लेता हूं, मैं बिल्कुल यही मान के चलता हूं सामने वाले स्टूडेंट को कुछ नहीं आ रहा, मैं मान के चलता हूं उसको कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है, तो आप उसको बेसिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हुए एडवांस लेवल पर लेके जाना है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के बेसिक्स ही मजबूत नहीं है तो वो एडवांस लेवल में सिर्फ रटता जाएगा और रटने के साथ उसका कोई भी उसको बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि बेसिक्स के क्वेश्चन भी वो गलत कर देगा। तो मैं पूरी कोशिश ये करता हूं, आप मेरी क्लासेस लीजिएगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए। दूसरा, हमारी जो बायो की फैकल्टी है वो नंदराम सैनी सर हैं, बहुत ही अच्छी फैकल्टी। आप जब देखेंगे, जब आप इनकी क्लासेस लेंगे, तो कई लोग सोचते हैं बायो में बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, बायो में बहुत सारी चीजें रटनी पड़ती है। अरे बायो तो रटने का सब्जेक्ट है, ये सारे मिथ दूर हो जाएंगे, ये सारे मिथ दूर हो जाएंगे। कोई भी चीज रटने की नहीं होती, कोई भी चीज आपके पास ऐसी नहीं आएगी जिसमें आपको लगेगा कि यहां पर हमें ये सारी चीजें रटनी पड़ रही हैं, इतने सारे एग्जाम्पल रटने पड़ रहे हैं। हर चीज को पढ़ने का एक तरीका होता है, और वो तरीका प्रोवाइड कराएंगे हमारे बायो के नंदराम सैनी सर। आप इनकी क्लासेस लीजिए और आपको अंतर पता लग जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम, यहां पर आपको कुछ बातें हम अपने एप्लीकेशन के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं, जो जिससे हम दूसरों से अलग कैसे हैं। देखिए, हर व्यक्ति जो होता है यही कहेगा कि नहीं, आप हमारा कोर्स लीजिए, आप हमारे से जुड़िए, हम आपका सिलेक्शन कराएंगे। मैंने आपसे क्या कहा, हम आपको एक राइट गाइडेंस के रूप में जो है हमेशा साथ रहेंगे। और हम दूसरों से अलग किस मामले में है, हमारी गाइडेंस दूसरों से अलग किस मामले में है, वो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर सबसे पहले देखिए, हमने आपसे कहा था कि हमारी केमिस्ट्री की काफी सारे क्लासेस हो चुकी हैं। देखिए, हमारे ऐप पर ये सारी क्लासेस अवेलेबल हैं। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और इस तरीके से सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और आपको बता दूं, ये जैसे ही क्लास आप देखते हैं, उसके बाद आपको एक बहुत बढ़िया ऑप्शन प्रोवाइड कराया जा रहा है, एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन प्रोवाइड करा जा रहा है, अटेम्प्ट क्विज। यहां पर आपने ध्यान दिया हो तो देखिए, ये अटेम्प्ट क्विज नामक एक ऑप्शन है, जो आपको जनरली देखने को मिलेगा ही नहीं, ये आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। जैसे ही आपकी क्लास कंप्लीट होती है, आप उस टॉपिक से जुड़े, जो टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक से जुड़े क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके फौरन अपने को जज कर सकते हैं कि आपको वो टॉपिक अच्छे से तैयार हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ, आप वापस जाइए, उस क्लास को अच्छे से देखिए, आप देखिए, उन्हीं से जुड़े क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने को मिलेंगे। और जैसे ही आप वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, आपको अपना जो है वो एक तरीके से स्तर पता लग जाएगा, एक लेवल पता लग जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी बात, यहां पर पीडीएफ का भी ऑप्शन है, आपको पैनल पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जा रही है। जो भी मटेरियल होगा वो आपको बहुत ही आसानी से अवेलेबल होगा, आपके पास वो चीज अवेलेबल होगी, आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। आप चाहे तो उसको क्लास में भी जब नोट करें तो कोई चीज रह गई हो तो वो वापस देख सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, पैनल पीडीएफ भी आपको मिलेगी, और आपको जो ये क्विज अटेम्प्ट करने को मिलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात, अगर हम पार्ट 1 के लिए देखें तो सबसे पहले देखिए, आपको मिल ही रहा है कि आप हमारे एप्लीकेशन को कैसे यूज करें। आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि देखिए, जब तक प्रैक्टिस ही नहीं होगी, आप कितना पढ़ लें कोई मतलब नहीं है। थ्योरी पढ़ लें, आपने कोई बुक्स पढ़ ली, आपने किसी के नोट्स पढ़ लिए, आपने वो प्रिंटिंग मटेरियल ले लिया, कोई मतलब नहीं है कि जब तक उस पढ़ाई का रिजल्ट ना निकले। रिजल्ट कब निकलेगा? इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस शीट्स। आप जब अपनी प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल मॉक टेस्ट लगाएंगे, उसी एनवायरनमेंट में लगाइए जब बिल्कुल सब लोग बिल्कुल साइलेंस हो। आपने टाइम, आपने क्लॉक स्टार्ट करी और टाइम लगाया, आपने देखा, आपको पता लग जाएगा आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। रियल एटमॉस्फेयर, जब तक ऐसा डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, देखिए सिलेक्शन नहीं होता है। आजकल आप लोग जान रहे हैं कि सिलेक्शन के लिए कितना ज्यादा लोग मेहनत कर रहे हैं, किस तरीके से लोग लगे हुए हैं। तो आपको उस भीड़ को पीछे करना है अपनी इसी स्ट्रेटेजी से। इसके बाद देखिए, एकेडमिक एप्टीट्यूड जो है उसकी क्लासेस यहां पर अवेलेबल है। रीजनिंग में वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों पोर्शन के लिए क्लासेस देखिए अवेलेबल है। और जनरल नॉलेज में उत्तराखंड और इंडिया दोनों पोर्शन को कवर करते हुए देखिए, ये सब फोल्डर वाइज अवेलेबल हैं। ये आप जैसे ही हमारे एप्लीकेशन लेट्स लर्न विद अजय सर में आएंगे, ये सारी चीजें आपको देखिए मिलेंगी, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके बाद बात आते हैं तो देखिए,
अब मैं आपको बताना चाहूंगा जो ये यूके ट्रिपल एस सी एल टी का हमारा जो कोर्स है ये आपको किस प्राइस पर अवेलेबल होगा और उस प्राइस पर आपको क्या क्या स्पेशल चीजें मिलेंगी ये मैं आपको बताना चाहूंगा। आज की डेट पर मैं आपको बताऊं तो हिंदी, इंग्लिश, साइंस और एसएसटी जो जनरल होती है उसकी हमारे पास क्लासेस अवेलेबल हैं और हम धीमे धीमे और कोर्सेज पे भी वर्क कर रहे हैं। आप बहुत ही कम दिनों में ये न्यूज़ सुनेंगे, ये खुशखबरी सुनेंगे कि हमने और भी कुछ कोर्सेज ऐसे लॉन्च कर दिए हैं जिन पे लोग अभी काम कर रहे हैं या काम शुरू करने की सोच रहे हैं। तो आज की डेट पर हमारे पास हिंदी, इंग्लिश, साइंस और एसएसटी जनरल ये चारों अवेलेबल हैं। ये हमारे कोर्स की कुछ खासियतें वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा जिससे आप वाकिफ हो जाएं और आपको पता लग जाए कि हम सही दिशा में हैं, हम गलत दिशा में नहीं है। पहली बात, आपको लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, पैनल पीडीएफ अवेलेबल है, प्रैक्टिस पीडीएफ आफ्टर एवरी टॉपिक भी अवेलेबल है। प्रैक्टिस पीडीएफ मैं भी आपको बताता हूं, प्रैक्टिस पीडीएफ कैसे अवेलेबल है वो भी मैं आपको बताता हूं। फ्री टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन आपको अवेलेबल है। देखिए आंसर्स के साथ और विदाउट आंसर्स के साथ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी जिससे आपको पता लग जाएगा, आप अपने को जज करके देख लेंगे कि आप जब उस कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो कोर्स की तैयारी सही है या नहीं। इसके बाद डाउट ग्रुप्स भी हैं, आप अपने डाउट्स हो तो वो भी पूछ सकते हैं क्योंकि इंसान देखिए जब भी पढ़ता है, कोई भी स्टूडेंट पढ़ता है तो ऐसा नहीं है कि आपके डाउट नहीं आ रहे। अगर आपके डाउट नहीं आ रहे इसका मतलब आप पढ़ ही नहीं रहे, क्योंकि आप साइंस पढ़ते हैं, आप रीजनिंग पढ़ते हैं, आप टीचिंग एप्टीट्यूड कर रहे हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए हाउ, वाई, व्हाट, व्हेन, विच, ये शब्द घूमने चाहिए। क्यों, कब, कहां, कैसे, जब ये घूमेंगे तभी इट मींस आप पढ़ पा रहे। अगर आप नहीं, ओके सर ठीक है सर, ओके सर ठीक है सर, इसका मतलब आप कुछ नहीं पढ़ रहे। आपको ये चीज आनी ही आनी चाहिए तभी आपको सीख रहे। इसके बाद इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज, देखिए हमारी कोशिश रहती है कि जैसे क्लास में भी होता है कि मान लीजिए कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट जुड़ा है, कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट भी जुड़ा है, तो हम बाइलिंगुअल करके दोनों के साथ फेवरेबल हो। ना तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है उसका नुकसान हो, ना हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो उसका नुकसान हो, तो हम एक बाइलिंगुअल लैंग्वेज को मेंटेन करके दोनों के हित को यहां पर हम देखते हैं जिससे किसी का भी लॉस ना हो। इसके बाद सिलेक्शन ओरिएंटेड कंटेंट है। हम यहां पर जितनी भी आपको चीज प्रोवाइड कर रहे हैं ये बहुत ही टॉप रिसर्च के द्वारा तैयार किया गया है। पूरी टीम दिन रात इसके लिए लगी रहती है कि आप लोगों के लिए हम किस तरीके से ऐसा मटेरियल दें और एक ऐसी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें जिससे आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपके सिलेक्शन की जो चांसेस हैं वो बढ़ते जाएं। ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। और इसके साथ में आपको ये दिखाना भी चाहूंगा, देखिए इसके साथ में आपको दिखाना भी चाहूंगा कि जो हम आपको यहां पर वन लाइनर क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस तरीके से होते हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस देखिए किस तरीके से होते हैं, जैसे ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, वो डिस्कवर्ड कैथोड रेस, लोगों को पता ही नहीं है। तो यहां पर आपके देखिए साइंटिस्ट के नाम है विलियम क्रुक, जो क्रुक्स आपका कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट था उन्होंने सबसे पहले किया था, और जे जे थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी वो आया था। आप देख सकते हैं ये देखिए वन लाइनर क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीजें आती है और हमें पता ही नहीं होता है कि जैसे देखिए न्यूट्रॉन की समान संख्या वाली प्रजातियों को क्या कहा जाता है, सम न्यूट्रॉनिक, इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है आइसोटोन्स। तो न्यूट्रॉन से तो लोग को याद रहता है, टोन्स भूल जाते हैं, तो आइसोटोन्स। इस तरीके से आपने देखा होगा कि ये पूरे वन लाइनर क्वेश्चंस देखिए काफी एक बहुत अच्छा सेट आप लोग के लिए बनाया गया है, ये आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे जिससे आपकी जो तैयारी है वो शानदार हो सके। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए यहां पर आपको जो है एक क्वेश्चंस जिसमें आपको आंसर सहित और विदाउट आंसर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए एमसीक्यू, ये पूरी प्रैक्टिस शीट देखिए, ये एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट है जिससे आपको पता लग रहा है कि किस तरीके से यहां पर क्वेश्चंस, देखिए आप क्वेश्चंस का लेवल देखिए, अगर आप लोग इनको देखें तो क्वेश्चंस का लेवल देखिए, ये क्वेश्चंस का लेवल भी ऐसा है जो आपके एग्जाम को फुलफिल कर रहा है। एक तो होता है कि आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई भी प्रैक्टिस शीट कर रहे हैं, और एक ये चीज होती है कि आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को कर रहे हैं जिससे आपको रिलेटेड एग्जाम में हेल्प मिले। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए यहां पर बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपके लिए एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन का सेट जो है वो तैयार किया गया है। ये प्रैक्टिस शीट एक ऐसी प्रैक्टिस शीट है कि आपने क्लास देख ली, क्विज अटेम्प्ट कर लिया और उसके बाद अगर यहां देखा तो आपको, मुझे नहीं लगता कि चैप्टर में कुछ भी बचेगा।
आपको पता ही नहीं लगेगा कि चैप्टर में कुछ भी बचेगा। तो आप ये समझ सकते हैं। तो यानी ये जो हम आपको कोर्स के फीचर्स बता रहे हैं, तो ये कोर्स के फीचर्स आप समझ गए होंगे कि हम दूसरों से अलग हटके यहाँ पर काम कैसे कर रहे हैं और किस बेहतर दिशा में कर रहे हैं। अब बात आती है कि आप इन कोर्स से अगर जुड़ना चाहते हैं तो किस तरीके से जुड़े। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पार्ट 1 का हमारा कंप्लीट कोर्स है उसकी प्राइस हमने रखी है 1999। ये हमने 1999 रुपए मात्र इसकी प्राइस रखी है, जिसमें पार्ट 1 में हमने आपको बताया था एक एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा, एक ऐसी टीम के द्वारा आपका वो पेपर तैयार होगा जिससे उस पेपर में आपको इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई नोट्स किसी से लेने की जरूरत नहीं है, कोई YouTube पे चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, हमारे एप्लीकेशन को लॉगिन करके उस कोर्स को यहां पर परचेज करना है और निश्चिंत हो जाना है। सिर्फ पढ़ाई करनी है और सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो अगर पार्ट 1 के अगर हम देखें तो 1999 में आपके पास है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ पार्ट 1 से जुड़ना चाहते हैं, तो उसकी प्राइस हमने ये रखी है। दूसरा है पार्ट 2 सब्जेक्ट वाइज। हमने आपको बताया कि जैसे हमारी पास बॉटनी और केमिस्ट्री क्लासेस चल रही हैं और कई सारी क्लासेस यहां पर कंटिन्यू हो गई हैं। अगर आप हमारे उससे जुड़ना चाहते हैं पार्ट 2 दैट इज सब्जेक्ट, तो उसकी प्राइस हमने रखी है 3999। आप समझ सकते हैं 3999 ये बहुत कम प्राइस है अगर आप सब्जेक्ट को कंपेयर करें। आप जानते हैं सब्जेक्ट में कितना बेसिक से लेके एडवांस तक कितनी सारी चीजें कवर करनी है। अगर आप उसको कवर करने बैठे और सारे मटेरियल को लेके फोटोकॉपी और प्रिंट भी कराएं तो वो भी 2-3 हजार का मटेरियल बन जाता है। और यहां पर आपको उस प्राइस में हम पूरी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, मोर देन एनफ। एनफ नहीं, मोर देन एनफ, जरूरत से ज्यादा आपको प्रोवाइड हो रहा है कि अगर एग्जाम का लेवल का पैटर्न भी थोड़ा ऊपर नीचे हो तब भी आपका सिलेक्शन उससे दूर ना हो। और कई लोग ऐसे भी हैं जो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के साथ जुड़ना चाहते हैं। आप पार्ट 1 भी प्रिपेयर करना चाहते हैं और पार्ट 2 भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, तब याद रखिएगा उसके लिए प्राइस हमने रखी है, ये कॉम्बो बैच की है 4999, 4999 रुपए है। तो ये देखिए, ये बहुत ही एक ऐसी प्राइस है जिसमें 4999 में दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। पार्ट 1 में भी मिलेंगे, पार्ट 2 में भी मिलेंगे, मगर कॉम्बो बैच करेंगे तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के बेनिफिट्स मिलेंगे। मैंने आपको बताया इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये आप क्या होता है, जितना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होंगे उतना ज्यादा आपका नुकसान होगा। तो ये चीज याद रखिएगा कि क्या चीज होती है जिससे होता है। बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में आपको ये चीज प्रोवाइड कराई जाएगी। जब आप नोट्स पढ़ेंगे आपको कहीं पर भी किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीज याद रखिएगा। तो ये मैंने आपको बताया हमारे कोर्स के बारे में। और कोर्स के बाद आपको यहां पर एक चीज मैं और बताना चाहूंगा। देखिए, ये है हमारा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का नाम है लेट्स लर्न विद अजय सर। लेट्स लर्न विद अजय सर। अजय सर जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था कि उनके आप जब क्लासेस लेंगे आपको खुद ही लगाव होने लग जाएगा। एक पढ़ाई से इंटरेस्ट जो है वो आपका क्रिएट हो जाएगा। कई लोग इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं ना, क्या करे क्या ना करे, एक सही डायरेक्शन मिल जाएगी। और एक सही टीचर वही है, एक सही गाइड वही है जो आपको सही डायरेक्शन पे ला दे। पढ़ा तो बहुत लोग भी लेते हैं, हो सकता है कि एक 10th क्लास का बच्चा भी 6th क्लास के बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ा ले, मगर सही फैकल्टी सही गाइड वो है जो उसको डायरेक्शन दिखा दे। तो हमारा एप्लीकेशन है लेट्स लर्न विद अजय सर। आप इसको प्ले स्टोर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप iOS पर हैं, अगर आप आईफोन जो है यूज करते हैं तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर 7410928696। इस नंबर पर आप हमें कॉल या मैसेज करिए, हम आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे। तो आपका ये हमारा जो एप्लीकेशन है आपके iOS सॉफ्टवेयर पर भी चल जाएगा, आपके आईफोन में भी चल जाएगा। मगर जो लोग प्ले स्टोर पर हैं वो डायरेक्टली ये नाम सर्च करके आप हमारे कोर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और बाकी सारी चीजों की जानकारी ले सकते हैं। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो ये नंबर आपको मैंने बता ही दिया 7410928696। आप कभी भी कॉल या मैसेज करके किसी भी तरह की जानकारी लेना चाहते हो, कोई भी डाउट हो, आप कभी भी इस पे कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप ये ऐप इंस्टॉल करेंगे, तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है। आपको जो मैंने शुरू में बताया था
सारे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। जैसे मैंने दिखाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्लासेस हैं वो आपको उस फोल्डर में मिल जाएंगी, रीजनिंग की क्लासेस हैं वो उस फोल्डर में मिल जाएंगी, और जितनी भी चीजें आपको यहाँ पर आपको चाहिए वो फोल्डर वाइज अवेलेबल होंगी। और प्रैक्टिस शीट जो मैंने आपको अलग से बताया वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, वन लाइनर क्वेश्चन जो होंगे वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये सारा कंप्लीट पैकेज अगर आप तैयार करते हैं और हमसे जुड़ते हैं तो हम कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से जरूर हो। तो आगे आपके पास समझ में, तो ये सारी चीजें किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आपके लिए नंबर दे रखा है, आप निश्चिंत होकर इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और अपने किसी भी तरह डाउट हो उसका समाधान कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे पास आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं, आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं उस बात पर हम आ रहे हैं। हम एक केमिकल बॉन्डिंग का एक ऐसा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो बॉन्डिंग के एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप देखें केमिकल बॉन्डिंग की अगर बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग बहुत लोगों ने पढ़ रखा है, बहुत लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ रखा है, मगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कोवलेंट बॉन्ड को पढ़ा जाना है या पढ़ा जाता है तो किस तरीके से पढ़ना है ये आपको यहां पर देखना है। ठीक है, तो आज हम यहां पर बात कर रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड की। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है वो हम यहां पर बता रहे हैं, जिसको सह संयोजक बंध भी कहते हैं। यहां पर इसको क्या कहा जाता है, सह संयोजक बंध। मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहां पर मैं आपको ये जो मटेरियल दिखा रहा हूं खाली इस पे टिक करके नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपको मैं पढ़ा दूं कि ये होता है कोवलेंट बॉन्ड, इसको कहते हैं सह संयोजक बंध, इसकी परिभाषा होती है कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर, या दो परमाणु के बीच एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का युग्म का पारस्परिक। ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। ये आपके लिए एक प्रोवाइड करा जा रहा है प्रॉपर फॉर्मेट, एक प्रॉपर तरीका कि कोवलेंट बॉन्ड को किस तरीके से लिखना है। ये सारी चीजें हम जो पढ़ेंगे वो कैसे पढ़ेंगे, मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूं। जो लोग हमसे जुड़े हैं वो जानते हैं। ये देखिए पूरी क्लास को हम इस तरीके से पढ़ेंगे, एक एक चीज मैं आपको लिखा के समझाऊंगा, एक एक चीज आपको वो प्रोवाइड कराने के बाद भी आपको ये देखिए ये एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्लासेस हैं, एक एक चीज इसके बारे में देखिए बता रखी है इस पूरी पीडीएफ में। ये देखिए आइसोटोप्स आ गए, ये आइसोटोप्स के बाद देखिए आइसोबार्स आ गए, इसके सारे एग्जांपल्स आ गए। ये देखिए आइसोटोन्स आ गए, ये उसके एग्जांपल्स आ गए। आइसोप्रोटोनिक सीरीज आ गई, सम प्रोटोनिक सीरीज, ये देखिए उसके एग्जांपल्स आ गए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, पक्का क्वेश्चन एरिया, क्वेश्चन आता ही आता है, ये देखिए पूरा आ गया। इसके बाद देखिए आइसोडाइफर्स, बहुत से लोगों को, आधे लोगों को पता ही नहीं आइसोडाइफर्स होते क्या है। देखिए आइसोडाइफर्स आ गए। इसके बाद देखिए, इसके बाद भी देखिए आइसोस्टर्स, कई लोगों को यही नहीं पता आइसोस्टर्स क्या होते हैं। आइसोटोप आइसोबार पढ़ लिया, ये ज्यादा आइसोटोन्स पढ़ लिए। ये देखिए पूरा आ गया। ये पूरी क्लास में आपको एक एक चीज लिखाई जाएगी, पूरी सारी चीजें लिखाई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको मटेरियल आया मैंने उस पर टिक लगाया और देखा हो गया, ऐसे नहीं। केमिस्ट्री ऐसे नहीं पढ़ी जाएगी, ध्यान रखिएगा। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं पढ़ा जाएगा, एक एक शब्द आपको बताया जाएगा। और देखिए मैं आपको बताऊं, कई बार क्या होता है केमिस्ट्री में, देखिए डायग्राम्स आते हैं, फ्लो चार्ट्स आते हैं, कई बार ऐसी चीजें आती हैं कि आप उसका डायग्राम बनाते भी हो ना 2D, तो 3D वे में अगर हम देखें तो अच्छे से समझ में आता है। ये देखिए ये कैथोड रे एनोड रेस के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, जिसमें हमने देखिए यहाँ पर क्या ले रखी है, परफोरेटेड कैथोड ले रखी है। एनोड रेस कैसे आती है, कैथोड रेस कैसे आती है, मिलिकन सॉइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये सब आपने पॉपुलर नाम सुने होंगे। ये मैं इस चैप्टर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे एप्लीकेशन पर इस चैप्टर की क्लासेस हो चुकी हैं। जो बच्चे कर चुके हैं वो जानते होंगे, इनको हमने पढ़ा है। देखिए प्रॉपर डायग्राम, उस प्रॉपर डायग्राम का देखिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैंने बताया भी था, देखिए हर जगह लिखा भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो सारी चीजों को इस तरीके से कवर किया गया है। ये देखिए ये प्रोडक्शन ऑफ कैनाल रेज है जो एनोड या पॉजिटिव है, उसके बाद भी देखिए एक्सप्लेनेशन कराया गया है। ऐसा नहीं कि डायग्राम दिखाया और हो गया, उसके बाद भी आपको बताया जा रहा है। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि खाली यहां पर ऐसे ही नहीं होगा, आपको यहां पर ये चीज भी ध्यान रखनी है। देखिए पूरा आप यहां पर देख सकते हैं हमने पूरा। फिर मॉडल्स ऑफ एन एटम आ गए। अब देखिए जे थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन मॉडल मैंने यहां पर ड्रॉ भी करा है, किस तरीके से मॉडल होता है,
क्या क्या उनके नाम होते हैं, ये मॉडल इसका कैसे वर्क करता है। बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने यहाँ पर ही बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से होता है, इसके क्या क्या डिमेरिट्स हैं, यानी क्या क्या इसकी सीमाएं हैं, इनके बारे में देखिए पूरा मैंने बताया किस तरीके से होता है। ये देखिए रदरफोर्ड का मॉडल आ गया, ये हमारे पास रदरफोर्ड का मॉडल आ गया। ये देखिए रदरफोर्ड का ये आपका गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट आ गया, ये आपको देखिए पूरा समझाया गया है। अगर आप इस इमेज को देख लेते हैं तो ही पता लग जाता है, अगर आप एक इमेज को देख लेते हैं तो ही पता लग जाता है एक्सपेरिमेंट क्या है। एक माइंड में इमेजिनेशन बन जाता है, और जब माइंड में इमेजिनेशन बन जाता है चीजें अपने आप आसान हो जाती है, क्योंकि इस तरीके से इमेज के रूप में हमारी माइंड में सिग्नल ज्यादा टाइम तक एक्टिव रहते हैं। तो पूरी कोशिश रहती है, देखिए जहां जो वर्ड आ रहा है उसका हिंदी मीनिंग भी लिखा गया है, और समझाने में दोनों लैंग्वेज यूज की जाती है, इंग्लिश और हिंदी, जिससे आप दोनों कंफर्टेबल रहे। जहां पर भी मुझे लगता है कि कोई वर्ड आ रहा है मैं मेंशन करता हूं। ये देखिए, ये इसका और एक 3D व्यू आता है। ये देखिए यहां मैंने बगल में लिखा भी है, जो दिखाई देता है इसका आकलन किया था, एनालिसिस क्राइटेरिया ये है। एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन ली है, जो कलर दिखता है वही कलर आपको यहां पर होगा। तो आपके सामने देखिए एक इमेज बन जाएगी, जैसे ही आपके सामने एक इमेज बन जाएगी आपको खुद एहसास होगा कि हाँ ये कोई मॉडल है। आप पेपर पे ड्रॉ करिए, करते हैं हम लोग, मगर वो इफेक्ट नहीं आएगा जो यहां पर होता है, वो इफेक्ट नहीं आएगा जो यहां पर होता है। तो देखिए ये पूरी फाइल आप देख सकते हैं, ये आपको रदरफोर्ड का है, ये इसमें पार्टिकल्स का जो नेचर है उसके बारे में बताया गया है, इसके रिजल्ट्स क्या थे, आपने देखिए इसके रिजल्ट्स क्या थे, और पूरा डायग्राम को समझा के ये कराया गया था कि किस तरीके से था। उसके बाद देखिए ऐसा नहीं है, मैंने फिर भी इसको लिख के समझा के बताया है कि जब आप कॉपी पे करते हैं तो क्या हो। जैसे ही आपने इमेज देखी उसके बाद आपको यहां पर भी ध्यान देना है किस तरीके से कराई। ये देखिए स्पेक्ट्रम की स्टडी, ये हमारे पास आ गया है मिलिकन्स का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जिससे चार्ज जनरेट हुआ था। कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये एक्सपेरिमेंट था जिससे था, ये पूरा देखिए समझाया गया था किस तरीके से था। इसका नाम लिख रहा है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ये हमारा मेथड क्या है। तो आज भी हम उसी तरीके से शुरू करेंगे, मैं आपको जरूर यहां से समझाऊंगा कि कोवलेंट बॉन्ड ये एक तरीके से लिखने का तरीका क्या है, ये हम आपको बताएंगे। मगर याद रखिएगा हमें यहां पर तैयार क्या करना है, हमें यहां पर तैयार करना है कोवलेंट बॉन्ड अपनी लैंग्वेज में। अपनी लैंग्वेज में मैं कोशिश करूंगा आपको वो अच्छे से तैयार हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कोवलेंट बॉन्ड की, तो मैं आपको बता दूं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात होती है, अगर हम कार्बनिक रसायन की बात करते हैं तो कार्बनिक रसायन में क्या होता है, कार्बनिक रसायन में सबसे पहली बात ये होती है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। आपने देखा होगा एकल बंध होता है, द्विबंध होता है और त्रिबंध होता है। हम जब कार्बन कंपाउंड्स पढ़ते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये हम देखते हैं उसमें पढ़ते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो वहां पर आपको ये चीज याद रखनी है कि जब हम इनको देखेंगे तब आपको यहां पर किस चीज को कंसिडर करना है, जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, ये सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं। और ये सिग्मा और पाई बॉन्ड ही क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे कोवलेंट बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड है और जो पाई बॉन्ड है वही हमारे लिए क्या है, दे आर नोन एज कोवलेंट बॉन्ड, दे आर टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो आपको ये चीज याद रखनी है, ये दोनों प्रकार किसके हैं, ये प्रकार होते हैं कोवलेंट बॉन्ड के। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये शेयरिंग से बनता है, यानी पारस्परिक साझा करने से। यहां पर क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग से, एक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। जैसे मान लीजिए एक स्पीशीज है ए और एक स्पीशीज है बी, एक इलेक्ट्रॉन है इसका और एक इलेक्ट्रॉन है इसका, तो ये दोनों आपस में ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तब जाके, या जब दोनों परस्पर रूप से इलेक्ट्रॉन को साझा करेंगे, यानी दोनों का रोल है उसमें, खाली एक का रोल नहीं है, यहां पर दोनों का रोल है, ये चीज आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, तो दोनों जो चीज है वो चीज आपको यहां पर याद रखनी है। तो ए और बी की बात आती है तो इस तरीके से दोनों शेयर करेंगे। ये प्रोसेस कैसा होगा ये भी मैं आपको समझाता हूं। तो उसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, यानी यहां पर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की, शेयर करेगा तभी बॉन्ड बनेगा, डोनेट नहीं करना है, एक्सेप्ट नहीं करना है, सिर्फ शेयरिंग से बनने वाला होता है, वो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। इसका फॉर्मेशन कब होता है, इसका फॉर्मेशन हमारे पास होता है
जब हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होता है, जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है उसका पार्टिसिपेशन होता है। ये यहां पर या तो डुप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है या ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन, या तो 8 या डुप्लेट करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है, जिसको हाइड्रोजन के केस से यहां पर समझाया भी गया है। मगर अब ये बात के साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये देखिए यहां पर हम आपको इसको समझाते हैं। अगर आप कोवलेंट बॉन्ड को समझे तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है वो देखिए। इसको आम भाषा में अगर आप समझे तो आम भाषा में इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, इस पर हम यहां पर आते हैं। ठीक है, जिससे हम इसको समझना चाहें तो क्या चीज होती है वो चीज आपको यहां पर याद रखनी है। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, देखिए कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए टू द पॉइंट, सबसे पहली बात शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है तब कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यानी साझा करने से इलेक्ट्रॉन क्या करना है, वो साझा करने हैं, उससे कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसको सहसंयोजक बंध कहते हैं। इसी को हम यहां पर क्या कहते हैं, इसी को हम यहां पर सहसंयोजक बंध कहते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। सहसंयोजक बंध या कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन शेयरिंग से होता है। दूसरी बात देखिए, ये जो शेयरिंग होती है, इस शेयरिंग को समझने के लिए, ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये समझने के लिए, इसको प्रॉपर स्टडी करने के लिए, इसको स्टडी किया जाता है स्टडी थ्रू ए प्रोसेस। और उस प्रोसेस का नाम यहां पर होता है, वर्ड अगर आपने सुना हो, दैट इज ओवरलैपिंग। उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है ओवरलैपिंग। ये वर्ड होता है जिससे आप ये समझ सकते हैं, यानी जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, उस कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में आपको यहां पर एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है, वो चीज याद रखनी है कि ये जिस प्रोसेस के थ्रू स्टडी की जाती है दैट इज नोन एज ओवरलैपिंग। आप ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन साझा करने की विधि है, इलेक्ट्रॉन साझा करने की जो विधि है, उस विधि का यहां पर नाम क्या होता है, उस विधि का नाम होता है अतिव्यापन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं अतिव्यापन। ये याद रखिएगा, ये दोनों टर्म्स याद रखिएगा, ओवरलैपिंग और अतिव्यापन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर क्या कर रहे हैं, साझा करने से इलेक्ट्रॉन साझा करेंगे तब आपके कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये चीज याद रखिएगा। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या है, सहसंयोजक बंध क्या है, शेयरिंग से। किससे होगा, इलेक्ट्रॉन साझा करने से। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की स्टडी किससे करते हैं, प्रोसेस से। उस प्रोसेस का क्या नाम है, ओवरलैपिंग। यानी इलेक्ट्रॉन साझा करने की जो विधि है उसको आप किससे समझते हैं, उसको हम समझ सकते हैं अतिव्यापन से। सबसे पहली बार टू दी पॉइंट देखिए, समझते जाइए, अभी क्लियर हो जाएगा। तो ये बात आ गई कि कोवलेंट बॉन्ड है क्या। ये बात आ गई कि हमारे पास जो सहसंयोजन बंध है वो हमारे पास होता क्या है, वो बात यहां पर हमारे पास स्टडी हो गई। अब बात आ रही है, एक नया वर्ड आ गया, आपने देखा यहां पर एक नया वर्ड आ गया, ओवरलैपिंग। यहां पर एक नया वर्ड आ गया जिसको हम यहां पर कह रहे हैं अतिव्यापन। तो ये ओवरलैपिंग और अतिव्यापन होता क्या है, अब इस हेडिंग पर आ जाइए। अब मेन हेडिंग पर आ जाइए कि हमारे पास ये वर्ड आ गया है, इसको बहुत ध्यान से समझना है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। ओवरलैपिंग क्या होती है, ओवरलैपिंग ही है जिससे हम कोवलेंट बॉन्ड को अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे अच्छे से समझने का जो प्रोसेस होता है वो होता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग को यहां पर हम क्या कहते हैं, अतिव्यापन। इसको हम यहां पर क्या कहते हैं, अतिव्यापन। अतिव्यापन ओवरलैपिंग में क्या होता है, एक आणविक कक्षक दूसरे आणविक कक्षक के साथ कंबाइन होता है, जुड़ता है। एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन होता है, जुड़ता है और बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यानी यहां पर क्या होगा, आपको कह सकना है कॉम्बिनेशन ऑफ, आप इसको कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के लिए, टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के लिए। कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स,
इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे उस कॉम्बिनेशन को ओवरलैपिंग कहते हैं। याद रखना, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप क्यों हो रहा है? जिससे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, उस पर आपको ध्यान दे रहे हैं। यानी एक तरीके से क्या हो रहा है, यहां पर एक संयोजन, एसोसिएशन होता है। संयोजन हो रहा है किसका? यहां पर संयोजन हो रहा है जो आपके परमाणु कक्षक है उनका। जितने भी हमारे परमाणु कक्षक है उनका संयोजन होता है और इलेक्ट्रॉन साझा किए जाते हैं। किसके लिए हो रहा है? इलेक्ट्रॉन साझा करने के लिए हो रहा है। तो याद रखिएगा, परमाणु कक्षक का संयोजन, एक एसोसिएशन हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, जिससे क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन साझा हो रहे हैं। और इसी को हम यहां पर कह रहे हैं, इसी को हम यहां पर कह रहे हैं ओवरलैपिंग। ये चीज आपको याद रखनी है, दिस इज नोन एज ओवरलैपिंग, जिसको हम यहां पर क्या कह रहे हैं, अतिव्यापन। यह क्या होती है, यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि इसके टाइप्स या इसके प्रकार की अगर हम बात करें, इसके टाइप्स या इसके प्रकार की बात करें, तो ये तीन तरह की होती है। एक होती है एसएस, दूसरी होती है एसपी, और तीसरी हमारे पास होती है पी और पी। तीसरी हमारे पास होती है पी और पी। ये दो तरह की होती है, कोएक्सियल और कोलैटरल। यहां पर समाक्षीय और समपार्श्विक, ये दो कैटेगरी होती है। अभी मैं यहां पर पहुंचूंगा तो आपको बताऊंगा। एक और बात बता दूं, कई लोग को पता नहीं होती और गड़बड़ कर देते हैं। ये जो आणविक कक्षक आपके लिखे हैं, जितने भी हमने यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिखे हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपको स्मॉल लेटर में एस, पी, डी और एफ, ये चीज याद रखनी है। ये एस, पी, डी और एफ स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, कभी भी कैपिटल लेटर मत लिखिएगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल लेटर का मीनिंग कुछ और होता है, वो होती है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स। जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो वहां पर कैपिटल एस, कैपिटल बी, कैपिटल डी, कैपिटल एफ यूज करते हैं। टर्म सिंबल्स नामक एक टॉपिक आता है, वहां पर ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स यूज करते हैं। अगर आपने पढ़ रखा है तो टर्म सिंबल्स, तो टर्म सिंबल्स में ये चीज यूज करते हैं, इसलिए कैपिटल लेटर यहां पर यूज नहीं करना है। ये चीज याद रखिएगा। यहां पर क्या करना है, एस, पी, डी और एफ स्मॉल लेटर में लिख दूं। स्मॉल लेटर्स में लिखना इनको परम आवश्यक है। अगर आपने गलती से भी लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बात समझ में आई? बात समझ में आई कि ओवरलैपिंग या अतिव्यापन क्या है? देखिए, टू दी पॉइंट, यहां पर कॉम्बिनेशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का, जिससे इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। यानी यहां पर संयोजन हो रहा है परमाणु कक्षक का, जिससे इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं। इसके टाइप्स और प्रकार देखें, ये तीन तरह की होती है, तीसरी वाली भी दो तरह की होती है। पहली एसएस, दूसरी एसपी, तीसरी पीपी। और पीपी के भी दो प्रकार होते हैं। जब हम पीपी पर पहुंचेंगे दो प्रकारों के बारे में आपको बताएंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए मैं आपको एक बात बता रहा था कि चाहे एस हो, चाहे पी हो, चाहे डी हो, चाहे एफ हो, ये स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं। ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। स्मॉल लेटर्स में होंगे तो ही ये सही है, अगर कैपिटल लेटर में होंगे तो वो चीज गलत हो जाएगी। अब ये होता क्या है, देखिए, अगर हम इसको समझे, सबसे पहला टाइप, सबसे पहला होता है एस एस ओवरलैपिंग। ये कैसे होती है, इन्होंने कैसे बताया था कि ये हो रही है? देखिए, एस एस ओवरलैपिंग के बारे में अगर हम बताएं तो किस तरीके से ये ओवरलैपिंग होती है, ये चीज देखिए। अगर हम एस एस ओवरलैपिंग को समझने का प्रयास करें तो एस एस ओवरलैपिंग में हमें ऐसे एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे, हमें इस अतिव्यापन में ऐसे एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे जहां पर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है। एस में कैसे जा रहा है? देखिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, एस में। तो ये वाला एग्जांपल यहां ले सकते हैं। अगर आपसे कोई कहता कार्बन, तो कार्बन का क्या होता, 1s2, 2s2, 2p2, p में जा रहा है, तो वो एग्जांपल यहां पर नहीं होता। समझ रहे ना? तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर एग्जांपल हमारे पास हो जाएगा 1s1। ये चीज आपको यहां पर याद रखना है। तो हाइड्रोजन एस जो हमारे पास कक्षक होता है, इसका आकार आपको पता होना चाहिए। इसका आकार होता है, ये देखिए, गोला बना देना, स्फेरिकल ऐसा, बीच में न्यूक्लियस, ये इसका आकार होता है। तो हम क्या करेंगे, पहला हाइड्रोजन लेंगे, देखिए, ये इसका बीच में न्यूक्लियस बना देंगे। ये हम दूसरा लेंगे, ये देखिए, ये हम बना देंगे, क्योंकि यहां पर जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये एग्जांपल ले रहे हैं H2 का। याद रखिएगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 का ले रहे हैं, जिसमें मैंने हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का विन्यास क्या होता है, 1s1, वो मैंने लिखा है। हम एग्जांपल ले किसका रहे हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं H2 का। उस H2 में हाइड्रोजन जो है, वो चीज आपको याद रखनी है, वो चीज हमारे पास क्या होगी, वो होगी 1s1। तो एक हमने ये ले लिया, एक हमने ये ले लिया। तो यहां पर ये हाइड्रोजन पहला वाला 1s,
यहाँ पर हाइड्रोजन दूसरा वाला 1s, 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है, एक और एक दोनों शेयर करेंगे, इस तरीके से दोनों में यहाँ पर शेयरिंग होती है। मैं इसको यहाँ पर हटा दूं जिससे प्रॉपर्ली पूरा बन जाएगा। एस का आकार जो है मैं इधर लिख देता हूं आपके लिए, प्रॉपर इधर लिख देता हूं जिससे आपको याद रहेगा। ये हमारे पास जो एस है इसका आकार ये होता है, ऐसे लिखा दिया था मैंने, ये इसकी शेप हो जाएगी, आप इधर लिख लीजिए, ठीक है, ये हो जाएगी। अब यहां पर पूरा प्रोसेस देखिए, जैसे ही हुआ ये एस वाला कक्षक दूसरा एस वाला कक्षक, तभी तो इसको क्या कह रहे हैं, एस एस ओवरलैपिंग। अगर एस और पी लेंगे तो एक एस वाला कक्षक आएगा और एक पी वाला आएगा, यानी यहां पर बात क्या हो रही है, टू ऑर्बिटल्स की। वन इज फर्स्ट एस ऑर्बिटल, सेकंड इज सेकंड एस ऑर्बिटल, व्हेन टू एस एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म a covalent bond then sharing of electrons will take place। ठीक है, यहां पर ये दोनों आ रहे हैं। अब जैसे ही दोनों हमारे पास आ जाएंगे, ये देखिए ये दोनों में इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है। ये वाला बीच में रीजन ओवरलैपिंग रीजन कहलाता है, ये इसकी न्यूक्लियस, ये इसकी न्यूक्लियस कहलाती है। दोनों में देखिए एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, इसको कहेंगे 1s2। ध्यान से समझिए, इस बात को ध्यान से समझिए, ये है 1s2, ये था 1s1, यहां पर भी 1s1, ये 1s1 था, दोनों में शेयरिंग हुई तो कॉम्बिनेशन यहां पर क्या आ गया, इनका कॉम्बिनेशन हो गया। जो मैंने आपसे कहा था कि ओवरलैपिंग में कॉम्बिनेशन हो जाता है, संयोजन हो जाता है, तो ये क्या बन गया, दैट इज 1s2। दिस इज नोन एज एस ओवरलैपिंग, यही कहलाती है एस ओवरलैपिंग, ये चीज याद रखिएगा। इसी को हम यहां पर कहते हैं एस का अतिव्यापन, ये चीज याद रखिएगा, इसको हम क्या कहेंगे, एस का अतिव्यापन, क्योंकि दोनों कंबाइन। अब बात खत्म नहीं हुई है, जैसे ही होगा, मैं यहां पर बता दूं, जैसे ही होगा जहां पर भी ओवरलैपिंग होती है, जिस जगह पर अतिव्यापन होता है वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन इस वाले एरिया में शेयर हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसका जो यहां पर 1 हम लिख रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन इसका जो 1 यहां पर लिख रहे थे, ये दोनों क्या होंगे, इस एरिया में शेयर होंगे, तो ये रीजन एक्सपेंड हो जाता है ऐसे। ये देखिए बीच की जगह हो गई, यहां इनकी न्यूक्लियस, यहां इनकी न्यूक्लियस बीच की जगह फैल गई, और इसको कहेंगे H2 मॉलिक्यूल। यही है हमारे पास 1s2, जो मैंने लिखा यहां पर शो कर दिया है, यहीं पर मैंने लिख दिया 1s2। दिस इज नोन एज एस ओवरलैपिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को हम यहां पर क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एस ओवरलैपिंग। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। आ रही बात समझ में? तो देखिए पूरा समझते हुए, अच्छे से समझते हुए चलिएगा, टू दी पॉइंट, बिल्कुल बेसिक से ले रहा हूं कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता, मैंने इसीलिए आकार भी लिख दिया, अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर भी नहीं पढ़ा और अगर उसके बारे में जरा सी भी बातें नहीं जानते हैं, तब भी आप ये चीज आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि ये एस आकार में एसएस ओवरलैपिंग किस तरीके से होती है, ये एसएस अतिव्यापन कैसे होता है। हमने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया, ये उसकी पहले हाइड्रोजन की शेप बनाई, दूसरे हाइड्रोजन की शेप बनाई, ओवरलैपिंग कराई, इस रीजन को ओवरलैपिंग रीजन कहते हैं। जो अतिव्यापन क्षेत्र होता है, जहां पर ओवरलैपिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम एसएस ओवरलैपिंग लिखते हैं या एसएस अतिव्यापन करते हैं। और जहां पर ओवरलैपिंग होती है वो रीजन एक्सपेंड हो जाता है, यानी वो रीजन फैल जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वहां पर बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है। इसी पूरी को एसएस ओवरलैपिंग कहते हैं। दूसरी बात यहां पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इट विल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, कभी भी ये पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, याद रखिएगा। ये हमेशा क्या बनाता है, ये हमेशा बनाता है सिग्मा बॉन्ड। तो इस चीज का आपको याद रखना है। इसीलिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड होता है, याद रखिएगा। तो कभी भी अगर एसएस ओवरलैपिंग हो रही है तो आपको समझ जाना है वो क्या बना रहा है, वो हमारे पास बना रहा है यहां पर सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड किस तरीके से होता है, ये चीज आपको यहां पर एक्सप्लेन करनी है, किस तरीके से होता है ऐसे। तो समझ गए, ये पहली हो गई एसएस ओवरलैपिंग। दूसरी पर आ जाइए, सेकंड पर आ जाइए। अगर हम पढ़े तो सेकंड होती है एसपी, स्मॉल लेटर में देखिए, स्मॉल लेटर में एसपी ओवरलैपिंग। अब हम दूसरे पर आ जाते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, एसपी ओवरलैपिंग, यानी एसपी अतिव्यापन की हम यहां पर बात कर रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे, यानी यहां पर एक तो हमें एक एग्जांपल ऐसा लेना है जो इसमें एस में इलेक्ट्रॉन है, और एक हमें एग्जांपल ऐसा लेना है जिसमें पी में इलेक्ट्रॉन है। तो एक में तो है एस में और एक में हमारे पास किस में है, पी में। ऐसा एग्जांपल लेना है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल मैं ले लेता हूं HCl।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर हम बॉन्डिंग देखें, इसमें कोवलेंट बॉन्ड देखें तो कैसा बनता है, HCl में बनता है हमारे पास हाइड्रोजन हमने बनाया तो हाइड्रोजन है 1s1, क्लोरीन में हमने बनाया तो ये हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। ये देखिए हमारे पास आ गया है, हाइड्रोजन में हमारे पास 1s1 आ गया है मगर क्लोरीन में आ गया है, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन देखिए किस में आया, p में। इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन किस में आया, s में। आखिरी इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आप सब लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो इस बात को नोट कर लीजिएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा। क्या चीज, कि हमेशा बाहरी कोश का जो इलेक्ट्रॉन है वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, जो भी हमारा आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उसी का पार्टिसिपेशन होता है, ये चीज याद रखनी है। तो S भी आ गया, P भी आ गया। अब आपको S का आकार तो पता है, जो स्फेरिकल था हमने गोला बना दिया था। P का क्या होता है, आपको P का आकार पता है, P का आकार होती है डंबल शेप, इसकी शेप होती है डंबल शेप। इस तरीके से डंबल बनाना है, ये डंबल आकार होता है। एस की तो स्फेरिकल होती है, आपको बताइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एस बनाएंगे, ये देखिए। फिर इसकी किससे शेयरिंग कराएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी पी वाले से। ये तो हो गया हाइड्रोजन का, ये हमारे पास क्या हो गया, क्लोरीन का। ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो देखिए इस तरीके से करेंगे, ये इस तरीके से करेंगे। यहां पर देखिए ओवरलैपिंग होगी, ये वाला रीजन, ये दोनों क्या बन रहे हैं, अब ये ओवरलैपिंग हुई तो फाइनली ये मैं फाइनल स्ट्रक्चर बना दूंगा, यहां बना देता हूं। ये वाला रीजन एक्सपेंड हो जाएगा और ये वाला रीजन थोड़ा सा कम रह जाएगा, देखिए, क्योंकि ये रीजन कम, ये पूरा क्या इसके साथ कंबाइन हो गया, ये बन गया आपका HCl। और इसी को कहेंगे हम SP ओवरलैपिंग, क्योंकि S और P दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं। ये रीजन एक्सपेंड हो गया है तो देखिए बड़ा हो गया है, फैल गया है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, एंड इट इज पॉपुलरली नोन एज SP ओवरलैपिंग। इसी को SP अतिव्यापन कहते हैं। मैंने HCl के एग्जांपल से बताया, हाइड्रोजन क्या है वो देखा आपने, क्लोरीन क्या है वो देखा आपने, और इस तरीके से बनाया। यहां पर भी एक बात याद रखिएगा, इट विल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करता है, यानी H और Cl के बीच में इस तरीके से आप एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ये हमेशा एक सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है। तो ये हो गई हमारे पास SP ओवरलैपिंग। ये हमारे पास क्या होती है, SP ओवरलैपिंग होती है। ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या था, HCl लिया था, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, फिर क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे हैं वो देखा, तो S में भी आ रहे हैं और P में भी आ रहे हैं, तो यानी इसमें ओवरलैपिंग कैसे होगी, इसमें होगी S और P वाली, SS नहीं हो सकती, PP नहीं हो सकती। एक में S है, एक में P है। ये दोनों एग्जांपल में हमने क्या किया, S वाले की शेप बनाई, वो हाइड्रोजन है, फिर हमने P वाले की शेप बनाई जो डंबल होती है क्लोरीन के लिए, इन दोनों की ओवरलैपिंग कराई। इसको ओवरलैपिंग रीजन कहते हैं, या इसको अतिव्यापन क्षेत्र कहते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, तो वो रीजन एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है, दूसरा रीजन छोटा रह जाता है, दैट इज नोन एज HCl एंड SP ओवरलैपिंग। ये SP अतिव्यापन जो है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस नोट कर लीजिएगा, सिर्फ ये, और जो भी महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये सिग्मा बॉन्ड आपने पहले में भी देखा, पहले में भी देखा कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, आपने दूसरे में भी देखा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब इनमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड के अलावा बॉन्ड यहां पर नहीं बनता है। ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। तीसरी ओवरलैपिंग पर आते हैं। तीसरी ओवरलैपिंग हमारे पास होती है PP ओवरलैपिंग, इसको कहा जाता है। ये हमारे पास आ गई PP ओवरलैपिंग। आप पर यहां पर हमारे पास आ गई है PP ओवरलैपिंग। अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर PP ओवरलैपिंग पर, तो PP ओवरलैपिंग या अतिव्यापन की अगर हम यहां पर बात करें तो क्या होता है, देखिए PP ओवरलैपिंग या अतिव्यापन दो तरीके से होता है। सबसे पहला होता है कोएक्सियल, इसको कहते हैं समाक्षीय। इसको हम यहां पर क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं समाक्षीय। PP ओवरलैपिंग को कहा जाता है समाक्षीय, यानी एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैप। इसको आम भाषा में आप यो कह सकते हैं एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैप। दिस इज पॉपुलरली नोन एज
एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैप, वो वाली हमारे पास यहां पर आ रही है। दूसरी बात अगर हम यहां पर देखें कोएक्सियल को, इसमें आपको ऐसा एग्जांपल लेना है जैसे मैंने लिया Cl2। आपने सुना होगा Cl2 Br2, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में होता है? इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है P में। अभी आपने एग्जांपल देखा P में, लिखिए इसका। Cl का क्या था? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। लास्ट देखिए किस में आ रहा है? लास्ट देखिए किस में आ रहा है? लास्ट हमारे पास आ रहा है 3p5, 3p में आ रहा है। ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। लास्ट हमारे पास किस में आ रहा है? 3p में। तो ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है कि 3p यहां पर चीज आ रही है। अब इसको क्या कराना है? एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैप। एक तो डंबल यो बना लीजिए क्लोरीन का, दूसरा डंबल यो बना लीजिए क्लोरीन का। ये पहला वाला डंबल हो गया, ये पहले Cl का। ये दूसरा वाला डंबल हो गया, ये दूसरे के लिए। ओवरलैपिंग करेंगे। ये जब ओवरलैपिंग करेंगे तो देखिए ये पहला वाला Cl है, ये इनका दूसरा वाला Cl है, ये वाला इनका ओवरलैपिंग रीजन है। अब जब ये होगा तो आपको पता है बीच वाला रीजन तो क्या हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा। और जो आपका बाहरी वाला जो रीजन है ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। इसको ऐसे बना लीजिए, ये इस तरीके से होता है, टॉफी की तरह शेप बन जाएगी। देखिए एक ये टॉफी की तरह शेप बन जाती है, इसको कहेंगे Cl2 एंड दिस इज नोन एज PP कोएक्सियल ओवरलैप। समाक्षीय PP अतिव्यापन। जो ये समाक्षीय PP अतिव्यापन है, PP कोएक्सियल ओवरलैप कहलाएगा। मगर यहां पर भी सिग्मा बंध का ही निर्माण होगा, ये बात याद रखनी है। यहां पर भी सिग्मा बंध का ही होगा। Cl और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होगा, सिग्मा बंध ही बनेगा। ये चीज याद रखनी है, ये चीज याद रखनी है आपको। यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी तक पाई नहीं बना, SS में नहीं बना, SP में नहीं बना और PP के कोएक्सियल में नहीं बना। तो क्या आप बता सकते हैं PP के जो कोलेटरल है, समपार्श्विक है, वहां बनेगा कि नहीं बनेगा? सोचिए वहां बनेगा कि नहीं। तो PP ओवरलैपिंग समझ में आ गई। PP दो तरह की होती है। यहां पर हम सबसे पहली वाली पढ़ रहे हैं कोएक्सियल, जिसको हम क्या कह रहे हैं? समाक्षीय। इसका मतलब क्या होता है? एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैप। आपकी जो एक्सिस है वो एक्सिस, ये देखिए इसकी एक्सिस यही है ना, बीच में यहां पर आ गया, यहां पर इसका न्यूक्लियस आ गया, तो एक्सिस से एक्सिस ही यहां पर ओवरलैप कर रही है। Cl2 हमने उदाहरण लिया, इसका हमने विन्यास लिखा, कॉन्फ़िगरेशन में देखा, लास्ट में P में है। P जो है वो होता है हमारे पास डंबल शेप। तो पहला Cl बनाया, दूसरा Cl बनाया, ओवरलैपिंग कराई, ओवरलैपिंग कराने के बाद बताया आपको बीच का रीजन जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी वो एक्सपेंड हो जाएगा, बाकी रीजन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और फाइनली PP कोएक्सियल ओवरलैपिंग इसे कहते हैं, विच विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। It will always form sigma bond. SS overlapping, SP overlapping and PP overlapping coaxial will always form sigma bond. ये हमेशा आपका सिग्मा बंध ही बनाएंगे। तो इसका मतलब सिग्मा और पाई ये दो बंध हो गए। यही मैं आपको शुरू में बता रहा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही तो होता है। आपने देखो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इन सब में क्या बन रहे हैं? सिग्मा और पाई। तो सिग्मा और पाई कोवलेंट बॉन्ड के ही, सहसंयोजक बंध के ही दो प्रकार होते हैं। ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। अब इसी में आ जाते हैं दूसरी वाली पर। अगर आप देखें तो इसी में हम आ जाते हैं दूसरी वाली पर। जो PP है, इस PP ही की कैटेगरी में सेकंड पर आ जाइए। सेकंड वाली हमारे पास होती है, इसको कहते हैं कोलेटरल। कोलेटरल को साइडवेज ओवरलैप कहते हैं, समपार्श्विक। समपार्श्विक इसको कहते हैं, समपार्श्विक अतिव्यापन। समपार्श्विक अतिव्यापन इसको कहा जाता है, ये याद रखना है। कोलेटरल ओवरलैपिंग इसको कहते हैं आम भाषा में साइडवेज ओवरलैप। जैसे वो एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैप था, इसको कहते हैं साइडवेज ओवरलैप। साइडवेज ओवरलैप की अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं तो साइडवेज ओवरलैप का मतलब क्या होता है? साइडवेज ओवरलैप का मतलब हमारे पास ये होता है कि कोई चीज, देखिए एक तो चीज थी, मैं आपको समझाऊं कि देखिए ये एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैप हो रहा है, ये एक्सिस टू एक्सिस है, दोनों एक्सिस। ये होता है साइडवेज ओवरलैप, ऐसे ओवरलैपिंग। अगर ऐसे ओवरलैपिंग हो रही है तो समझ जाइए वो हमारे पास क्या है? PP कोलेटरल समपार्श्विक। और ऐसे ओवरलैपिंग हो रही है अगर डंबल्स की, डंबल एक ऐसे है तो ये ओवरलैपिंग होना, और डंबल्स को अगर आपने यो रख दिया तो साइड से ओवरलैप होना, इसको हम कहते हैं कोलेटरल, इसको हम कहते हैं कोएक्सियल। ये चीज याद रखनी है, दिस इज कोएक्सियल, दिस इज कोलेटरल। ये चीज याद रखनी है। ऐसे भी तो ओवरलैप हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, मैंने यो शेयर करा दिए, इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, मैंने यो शेयर करा दिए। आपको ये चीज समझनी है।
ठीक है। अब यहां पर हमारे पास बात आ गई है साइडवेज ओवरलैप या कोलेटरल समपार्श्विक जो अतिव्यापन है उसकी बात हो रही है, ये चीज याद रखनी है, ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। तो साइडवेज ओवरलैप या जो होता है वो कैसे होता है, इसमें एक एग्जांपल ले लीजिए। इसमें एग्जांपल लिया जाता है O2 का, इसमें एग्जांपल लिया जाता है N2 का, ये वाले एग्जांपल लिए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए ऐसे, ये हमने लिया, ऐसे ही हमने ये दूसरा हमने लिया, ये पहला लिया और ये दूसरा हमने लिया, दोनों हमने यहां पर ले रखे हैं, एक पी ऑर्बिटल, ये भी पी ऑर्बिटल, साइड से ओवरलैप करा रहे हैं। जब इनको साइड से ओवरलैप कराते हैं तो देखिए इस तरीके से ये साइड से ओवरलैप करते हैं, ये इनका ओवरलैपिंग रीजन, ये इनका ओवरलैपिंग रीजन। और सुनिए यहां थोड़ी सी आपको शेप याद रखनी है, यहां पर क्या होता है, जैसे ओवरलैपिंग होती है तो ये इस तरीके से क्या होता है, पीछे की तरफ कंबाइन हो जाता है। देखिए ये हो रहा है ना, ये ओवरलैपिंग, ये इस तरीके से खुल जाएगा, पीछे की तरफ कंबाइन हो जाएगा, ये एक्सपेंड ऐसे हो जाएगा कि ये ऐसे और ये वाला इस तरीके से। यहां पर आपको थोड़ी सी शेप याद रखनी पड़ती है क्योंकि ये क्या हुई है, मैंने कहा ना ये यो हो गई है, देखिए अपोजिट, ये यो हो गई है, यो ऐसे, ये इधर हो गई है यो, इस तरीके से ये शेप यो हो गई है, ये शेप यो हो गई है। तो ये आपको यहां पर याद रखनी होती है, ये चीज जैसे ही आप याद रखेंगे ये क्या हो जाएगा, यही O2 का या N2 का निर्माण करता है और इसे ही हम यहाँ पर पीपी कोलेटरल ओवरलैपिंग कहते हैं, समपार्श्विक अतिव्यापन इसे ही कहते हैं। अब सुनिए यहां पर इंपॉर्टेंट बात, इट विल ऑलवेज फॉर्म पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इंपॉर्टेंट बात आ गई, यानी पीपी कोलेटरल में ही पाई बंद बनता है, इसी में ही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये याद रखिएगा। अब सुनिए ऑक्सीजन में क्या होता है, एक सिग्मा है और एक पाई है, और नाइट्रोजन में क्या होता है, एक सिग्मा है और दो पाई है। अब ये पाई बॉन्ड बना कैसे, देखिए पाई बॉन्ड बन गया, हमने कहा सिग्मा तो बता दिया आपने, ये पाई कैसे बना, डबल कैसे आए और ट्रिपल कैसे आए, ये कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं बताया गया था। इसके लिए आपको आना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन पर, इसके लिए आपको आना पड़ेगा संकरण पर, संकरण जो विधियों से पर आना पड़ेगा, वहां पर आप समझेंगे ये क्या होता है। इस थ्योरी ने यही तक बात बताई थी, इस थ्योरी ने हमें यहीं तक बात बताई थी। तो ये चीज याद रखनी है कि आपको यहां पर जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो इंफॉर्मेशन मिलेगी सिर्फ और सिर्फ अतिव्यापन की, कि सिग्मा बंध का निर्माण और पाई बंध का निर्माण, ये प्रोसेस है ओवरलैपिंग का। ये याद रखिएगा कि सबसे पहले हमने देखा, आपको मैं रिकॉल करवा दूं, सबसे पहले अपन ने देखा कि यहां पर हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है। कोवलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, उस शेयरिंग का प्रोसेस जो होता है वो मैंने सबसे पहले आपको बता दिया, ओवरलैपिंग। दिस इज नॉट द फर्स्ट थ्योरी, ये पहली थ्योरी नहीं है, इससे पहले भी एक थ्योरी बताई गई थी, मगर ओवरलैपिंग से हम समझ सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो मैंने सबसे पहले आपको यही बताया कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहले मैंने यही बताया कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो आपको यहां पर यह चीज याद रखनी है। दूसरी बात आपको यहां पर यह याद रखनी है कि ओवरलैपिंग प्रोसेस होता है, वो ओवरलैपिंग प्रोसेस क्या होता है और कितने तरह का होता है। यहां पर अपन ने इसके 3 तरीके देखे। इसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर हमने देखा कि एसएस ओवरलैपिंग जो होती है वो किस तरीके से होती है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। फिर हमने देखा एसपी ओवरलैपिंग क्या होती है और ये भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। सब में मैंने एग्जांपल से समझाया, जरूर नोट कर लीजिएगा, अच्छे से आपके तैयार हो जाएगा और आप भूलेंगे भी नहीं। इसके बाद बात आती है पीपी ओवरलैपिंग, जो हमारे पास 2 तरह की होती है, एक होती है कोएक्सियल, एक होती है कोलेटरल, और इस तरीके से हम इन सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करके बता सकते हैं, मगर सिग्मा बॉन्ड ही बनाती है। मगर जो ये वाली आई थी कोलेटरल समपार्श्विक अतिव्यापन, ये क्या थी, O2 और N2 जिनमें पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। तो ये पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन को बताने वाली जो प्रोसेस होता है, उस ओवरलैपिंग का नाम हमारे पास जो होता है दैट इज नोन एज यहां पर कोलेटरल ओवरलैपिंग, जो पीपी कैटेगरी की होती है, समपार्श्विक जो होती है उस कैटेगरी की ओवरलैपिंग होती है। ये चीज आपको यहां पर बता दी आगे वसन में, तो ये चीज आपको यहां पर बतानी है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब हम बात आते हैं वापस अपने कोवलेंट बॉन्ड पर। देखिए वापस हमारे हैं अपने कोवलेंट बॉन्ड पर, जो मैंने आपको कोवलेंट बॉन्ड बताया था, और कोवलेंट बॉन्ड में ही मैंने आपको ये चीज थी, देखिए H2 का निर्माण। अब आप इस पे आ जाइए, H2 का निर्माण की अगर हम बात करें, यहां पर H2 का, ये देखिए, इसको देखिए, वही इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आ गई है कि हाइड्रोजन का ये एग्जांपल दे रखा था, ईच हाइड्रोजन हैज, देखिए पूरा मेंशन करके आपको बताया है, ईच हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन,
कि प्रत्येक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, दे शेयर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म H2। एक यहां पर डोनेट कर रहा है, यानी एक युग्म में इलेक्ट्रॉन साझा करके H2 बनाते हैं। इस तरीके से डायग्राम होता है और ये बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये ओवरलैपिंग ही तो है। ये S वाला कक्षक ध्यान से देखा आपने, ये S वाला कक्षक, ये आपने ध्यान से देखा, ये दोनों क्या है, ये S वाले कक्षक है हमारे पास, ये दोनों, और S वाले कक्षक आपस में कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होके SS ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ये कौन सी ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ये SS ओवरलैपिंग कर रहे हैं, और उससे इस हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है, इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड का बनने का प्रोसेस जो होता है वो इस तरीके से होता है कि कैसे बनेगा, जो हमने आपको बताया भी, जो हमने आपको पूरा बताया भी। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो अलग अलग तरह के कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स भी होते हैं, तो वो भी देख लीजिए कि किस तरह के यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, वो भी देखिए। सबसे पहला मैंने आपको बताया था सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, जिसमें एक H2 है, सिंगल बॉन्ड होता है इसमें, Cl2 है, सिंगल बॉन्ड होता है इसमें, HCl है, सिंगल बॉन्ड होता है इसमें। ये कैसे हुआ ये भी मैं आपको थोड़ी देर में ये भी समझाता हूं, ये क्या चीज है इसके बारे में भी बताता हूं, एक ट्रिक से बताता हूं जिससे आप कभी भूलेंगे नहीं। दूसरी बात क्या होता है, हमारे पास होता है डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब होता है O2, जो भी बताया था, जो PP ओवरलैपिंग से बना था कोलेटरल संपार्श्विक से, मगर इसका एक्सप्लेनेशन किस में आएगा, हाइब्रिडाइजेशन संकरण वाले टॉपिक में आएगा। फिर हमने बताया CO2 में भी तो होता है, CO2 में भी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हमारे पास होता है। इसके बाद होता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड जिसको हम कहते हैं ये होता है N2 में, और ये होता है C2H2 में, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं इथाइन या एसिटिलीन, जो एल्काइन होती है उसमें भी ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहां पर ये बॉन्ड के टाइप हो गए, आप ऐसे कह सकते हैं एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड। इसको हम सिंगल बॉन्ड कहेंगे, इसको हम डबल बॉन्ड कहेंगे, इसको हम ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे, ये हमारे पास आता है। अब कोवलेंट कंपाउंड्स क्या है, एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये अणु की तरह बिहेव करते हैं। अणु, अणु क्या होता है, दो परमाणु मिले तो एक अणु का निर्माण किया, आपने देखा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिला तो H2 बन गया, Cl और Cl मिला Cl2 बन गया, H और Cl मिला HCl बन गया, तो ये एक अणु बन जाता है। तो जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स हैं याद रखिएगा, कोवलेंट कंपाउंड्स ये मॉलिक्यूलर इन नेचर होते हैं, इनकी प्रकृति जो होती है वो आणविक होती है, ये मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पर याद रखनी है कि एक मॉलिक्यूल या एक अणु की तरह अगर इनकी प्रकृति हो, इनका बिहेवियर हो, तो उन कंपाउंड्स को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, उन कंपाउंड्स को हम यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो बात समझ में आ गई। एक बहुत ही जरूरी बात, ये नॉन मेटल के बीच में बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, ये नॉन मेटल्स के बीच में जनरली अगर देखा गया है ये अधातु के बीच में, नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड होता है। ये चीज याद रखनी है। डायरेक्शनल इन नेचर होते, आपने देखा ही, हमने ओवरलैपिंग करी, आपने देखा एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैप हो रहा है, आपने देखा साइडवेज कोलेटरल ओवरलैप हो रहा है, एस ऑर्बिटल एस के साथ कर रहा है, एस पी के साथ भी कर रहा है, एक निश्चित डायरेक्शन में, एक दिशा में होता है, इसलिए कहा जाता है। हैज डेफिनेट शेप, एक निश्चित आकृति रखते हैं। देखिए एक आपकी पर्टिकुलर शेप का फॉर्मेशन होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज कैसे भी बन रही है, जैसी बॉन्डिंग होती है और जिस शेप में वो आपका ढलता है उसी के अकॉर्डिंग आपके जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर स्टेबिलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बस ये बात याद रखिएगा, ये इतने अच्छे कंडक्टर की कैटेगरी में नहीं आते हैं, पुअर कंडक्टर्स होते हैं, इतना प्रॉपर कंडक्शन नहीं होता है। जबकि आयनिक जो होता है, आयनिक बॉन्ड में अगर मोल्टेन स्टेट हो, सॉलिड में तो आयनिक कंपाउंड भी नहीं करते, मगर मोल्टेन स्टेट हो तो वो अच्छा सा कंडक्शन करते हैं। जब हम क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे तब आपको बताएंगे भी कंपेयर करके किसमें किस तरीके से बॉन्डिंग का एस्पेक्ट जो है वो अप्लाई होता है। और यूजली लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। देखिए यहां पर मैं आपको एक बात बताऊं, इनमें वीक फोर्सेस होते हैं, इनमें क्या होते हैं, इनमें वीक फोर्सेस होते हैं। वीक फोर्सेस होने की वजह से ऐसा पाया गया है, जो दुर्बल प्रकृति होती है, जो दुर्बल प्रकृति होती है, उस दुर्बल प्रकृति के अकॉर्डिंग जो है वो ये चीज पाई गई है कि वीक है तो मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी लो है, जिसको गलनांक और क्वथनांक कहते हैं। पुअर कंडक्टर है, विद्युत के कुचालक हैं, तो थोड़े से जो इनके बंध होते हैं वो इतने मजबूत नहीं होते हैं अगर हम उसे कंपेयर करो आयनिक से। कोवलेंट बॉन्ड मजबूत होता है हाइड्रोजन से,
अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड को देखें, आयनिक बॉन्ड को देखें, अगर हम कोवलेंट बॉन्ड को देखें तो हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्यादा मजबूत होता है हमारे पास कौन सा होता है, कोवलेंट बॉन्ड। मगर यहां पर आपको याद रखना है कि कोवलेंट को कंपेयर अगर आप कर रहे हो आयनिक से, तब ये इतना स्ट्रांग नहीं होता है, तब ये वीक होता है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। अब देखिए यहां पर एक और बॉन्ड आता है जिसको कोऑर्डिनेट डेटिव या कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये भी एक तरह का बॉन्ड होता है। ये जो बॉन्ड वही है जिसको हम नॉर्मली कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब हमारे पास क्या होता है, एक ने डोनेट कर दिया और एक ने एक्सेप्ट कर दिया मगर शेयर भी किया। इसमें और आयनिक बॉन्ड में डिफरेंस क्या होता है मैं समझाऊं, फिर मैं कोवलेंट पर ही आता हूं जो हम टॉपिक कर रहे हैं, मगर आपको समझा दूं। अगर हम समझें कि आपका एक तो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक है हमारे पास आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हम समझ चुके हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम समझ चुके हैं। इन दोनों की क्लासेस ऐप पर अवेलेबल हैं। पूरा डिटेल में मैंने आयनिक बॉन्डिंग भी करा दी है, पूरी डिटेल में मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग भी करा दी है। मगर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि जो आयनिक बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है इसमें डिफरेंस क्या है, ये कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो उस डाउट को मैं क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि सब समझते हैं दोनों में ही डोनर और एक्सेप्टर होता है। तो उस डाउट को मैं लेके आपको बता दूं कि ये क्या डाउट है। देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग में अंतर क्या है। पहली बात तो यहां पर क्या होता है, मेटल प्लस नॉन मेटल अगर आप दोनों लेते हैं तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर आपने धातु ली और दूसरा आपने अधातु ली तो इनके बीच में निर्माण होने वाला बंध जो होता है वो आयनिक होता है। मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं, पूरी क्लास अवेलेबल है, देखिए पर। मगर आपको बता दो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू बॉन्ड्स, जो जनरली कंफ्यूज कर देते हैं स्टूडेंट्स को, वो बता रहा हूं मैं आपको। ये होता है, अब देखिए जैसे Na था, Na का 11 एटॉमिक नंबर था, तो वो हमारे पास क्या आता, 1s2 2s2 2p6 3s2 और सॉरी 3s1, ये हमारे पास था। 11 इलेक्ट्रॉन होते, तो 11 इलेक्ट्रॉन में हमारे पास हो गया 3s1। ये देखिए 11, 2 2 4 10 और 1 11, 11 हो गए। अब आइए Cl पर, Cl 17 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। अब देखिए इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसको मैं बढ़ाना है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम कर दे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें एक नियम का पालन करना होता है। मैं लिख दूं यहां ऑक्टेट रूल। हमें एक नियम का पालन करना होता है जिसको हम क्या कहते हैं, अष्टक नियम। एक रूल का पालन करना होता है ऑक्टेट रूल, एक नियम का पालन करना होता है अष्टक नियम। तो वहां पर आपको ये बात बता रहे कि ऑक्टेट रूल या अष्टक नियम यहां पर क्या होता है। देखिए मेटल और नॉन मेटल दोनों का कॉम्बिनेशन आयनिक बॉन्डिंग है। हमने एक मेटल ले लिया है हमने एक नॉन मेटल ले लिया है। Na की अगर हम बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन हटा दे तो ऑक्टेट कंप्लीट है। देखिए 2s में 2, 2p में 6, 6 + 2 8, और इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ दे, यही वाला इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ दे तो ये भी हो जाएगा 3s2 3p6, ये भी हमारे पास हो जाएगा 8। जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो क्या होता है, Cl-, ये Cl- हो गया। जब इलेक्ट्रॉन हटता है तो क्या होता है, Na+, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ प्लस। अब ये इलेक्ट्रॉन हट गया, अब ये इलेक्ट्रॉन जुड़ गया। अब प्लस और माइनस के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो NaCl कहलाएगा। वो NaCl बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, इनका फॉर्मेशन करेगा। याद रखिएगा, मेटल ने डोनेट किया और क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया। अब बात आ रही है कि यहां पर भी ऐसा हो रहा है। यहां पर एक एग्जांपल होता है NH3, यहां पर ये बना रहा है BF3 के साथ बॉन्ड। नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक लोन पेयर होता है, ये एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये क्या कर देते हैं, डोनेट। मगर एक बहुत बड़ा इसमें डिफरेंस है, याद रखिएगा, इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, नाइट्रोजन में 3 हाइड्रोजन है, ऐसे शो करिए, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, फिर ये डोनेट कर रहा है, एरो का साइन, एरो साइन कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड थ्रू एन एरो। एक एरो के थ्रू आपको यहां पर रिप्रेजेंट करना है। ये एरो हो गया, यहां पर देखिए ये BF3 हो गया पहला, ये सेकंड, ये थर्ड, यहां पर बोरोन हो गया, यहां पर नाइट्रोजन हो, ये कोऑर्डिनेट। अब देखिए इसने अपने इलेक्ट्रॉन, ये वाले, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे तो दिए मगर बीच में भी तो बॉन्ड बना रहा है, शेयर भी कर रहा है, शेयर भी कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन यहां दिए, बट दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिहेव्स लाइक ए कोवलेंट बॉन्ड। याद रखिएगा इस बात को,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड की तरह ही बिहेव कर रहा है। इसने डोनेट दे दिए, अब इसका कोई अधिकार नहीं है, इसने एक्सेप्ट कर लिए, खत्म। आपने किसी चीज को सेल किया, आपने अपने टू व्हीलर को, अपने फोर व्हीलर को सेल किया, आरसी में नाम चेंज करा लिया, इंश्योरेंस का नाम उसके नाम चेंज करा लिया, गाड़ी ट्रांसफर की सेल डेट वगैरह सब बनवा लिया, आरटीओ वारटीओ सारा काम करा लिया। अब आप कहो मेरी बाइक है, मेरी बाइक है, मेरी बाइक है, मैं चलाऊंगा। आपने तो बाइक बेच दी ना, आपने तो अपने फोर व्हीलर, आपको मेरी कार है, आपने आरसी में भी चेंज करा लिया, आपने इंश्योरेंस में भी चेंज करा लिया, आपने उसको बेचा, वो सारे डॉक्यूमेंट में आपके साइन हो गए, आरटीओ ने नाम बदल दिया, गाड़ी किसी और के नाम हो गई, आप कह रहे हो मेरी गाड़ी थी, मेरी बाइक थी, मेरी फोर व्हीलर ना। अब गया आपका अधिकार, एनए ने दे दिया, एनए का अधिकार खत्म, सीएल ने ले लिया, सीएल के अधिकार क्षेत्र में आ गया। मगर इधर एनए ने दिया तो उसका अधिकार खत्म नहीं हुआ, शेयर करूंगा मैं, आप मेरी बाइक खरीद लो, मतलब एक तरीके से रेंटल वैल्यू पर हो गई कि ठीक है, जैसे किराए पे कमरा देते हैं, वही वाली बात है, किराए पे कमरा दे दीजिए, मालिक तो मैं ही। आपने अगर किसी को रेंट पे रूम दिया है तो इसका मतलब रेंट है, रेंट एग्रीमेंट है, इतने टाइम रहना है, इतने टाइम किराया देना है, ये बिजली का देना है, ये पानी का देना है, ये मेंटेनेंस का देना है, बस। अब मेरी इच्छा है तो आपने एक एग्रीमेंट में लिखा लिया, जब मुझे जरूरत हो 1 महीने पहले मैं कह दूंगा खाली कर दो, जब उसको भी खाली करना है वो भी ये कह देगा कि मुझे खाली करना है। अधिकार क्षेत्र नहीं होता है, अधिकार क्षेत्र नहीं है कि आप रेंट पे रह रहे थे, आपने कोई दुकान उठा दी तो दुकान उसी की हो गई, सेम। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट तो कर रहा है, ये यहां पर क्या है, ये यहां पर डोनर एटम है, ये यहां पर डोनर है, ये यहां पर एक्सेप्टर है, बिल्कुल है, याद याद रखिएगा, BF3 क्या है, ये एक्सेप्टर है, ये क्या है, ये डोनर है, यहां पर ये क्या है, डोनर है, यहां पर ये क्या, एक्सेप्टर है। मगर यहां डोनेट करने के बाद जो उसके पूरे राइट्स खत्म, यहां पर एक्सेप्ट करने के बाद ये इसका मालिक, मेरे इलेक्ट्रॉन हो गए, अब मैं नहीं दूंगा, अब तो बन गया, बॉन्ड बन गया उनके बीच में। मगर यहां पर ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है, तो इसका अधिकार खत्म नहीं हुआ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज में लिख दूं, लोग कंफ्यूज होते हैं। कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट को हम यहाँ पर डेटिव बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड ऑलवेज बिहेव्स लाइक ए कोवलेंट बॉन्ड, ऑलवेज बिहेव लाइक ए कोवलेंट बॉन्ड। ये चीज ध्यान रखनी है कि ये हमेशा किसकी तरह बिहेव करेगा, ये बिहेव करेगा किसकी तरह, कोवलेंट बॉन्ड की तरह। जो हमारा उपसय संयोजक बंध है, उपसय संयोजक, जो हमारा उपसय संयोजक बंध है वो क्या करेगा, वह यह उपसय संयोजक बंध जो है वह सह संयोजक बंध की तरह, यह सह संयोजक बंध की तरह, बंध की तरह प्रदर्शित होगा। यह ध्यान रखना है आपको, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो आपके कोऑर्डिनेट और आपके आयनिक बॉन्डिंग में डिफरेंस क्या है, मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। ये हम क्लास ले चुके हैं, आयनिक बॉन्डिंग के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉन्डिंग के एस्पेक्ट्स हम बता चुके हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के सारे एस्पेक्ट्स हम बता चुके हैं। और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग एक अलग चैप्टर में पढ़ा जाता है जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये डिटेल पढ़ा जाता है और बहुत सारी इसकी थ्योरीज आती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड्स ऑर्डर, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बॉन्डिंग एस्पेक्ट्स, पैरामीटर्स, एमओटी, बहुत सारी चीजें आती है। तो हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या उपसय संयोजन यौगिकों की बात करते हैं तब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैं क्लासेस में करा चुका हूं, जो कि ऐप पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। मगर अब आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर कोऑर्डिनेट की बॉन्ड की बात भी करें तो ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है, इसीलिए हम यहां पर देख रहे हैं। ये क्या है, ये भी सह संयोजक बंध ही होता है। आपने डोनेट तो कर दिए, मगर डोनेट करने के बाद अधिकार क्षेत्र तो रहेगा, आप उसके मालिक तब भी हैं, आपने उसको रेंटल वैल्यू के तरीके से रेंट पर उसको चीज दी है, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। ये चीज आपको यहां पर तैयार रखना है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि हमारे पास ये जो समन्वय या डेटिव सह संयोजक बंध होता है वो क्या होता है। इन्होंने एग्जांपल यहां पर दे रखा है, देखिए, अमोनिया का और H+ का, और अमोनिया और H+ के एग्जांपल से इन्होंने यहां पर एक अमोनियम आयन को समझा रखा है। यहां पर जो समझा रखा है ये अमोनियम आयन को समझा रखा है, याद रखिएगा, ये रहा अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है लिख भी दिया है साफ साफ। In this bond,
वन एटम प्रोवाइड्स बोथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द शेयर्ड पेयर टू अनदर एटम। इस बंध में एक परमाणु दूसरे परमाणु को साझा युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। मगर ये इसका मतलब ये नहीं है कि साझा कर रहा है तो दोनों साझा भी होंगे। अमोनिया जब H+ के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो अमोनियम आयन बना रहा है, तो शेयरिंग इनके बीच में भी होगी। शेयरिंग इनके बीच में कैसे होगी? देखिए NH3 यहां पर हमारे पास था ना NH3, अब इसने H को लिया तो इनने बॉन्ड बनाया, तो देखिए ये नाइट्रोजन भी तो इससे शेयर कर रहा है, नाइट्रोजन का भी तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ये भी अष्टक नियम का पालन कर रहा है, तब जाके बॉन्ड बना रहा है। तो शेयरिंग में शेयरिंग का रोल यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पूरी तरीके से डोनेट नहीं होता है, जबकि आयनिक बॉन्डिंग की हम बात करते हैं तो यहाँ पर पूरी तरीके से डोनेट हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है कि किस तरीके से इसका बिहेवियर होता है। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पर याद रखिएगा। अब बात आती है यहाँ पर इन कुछ इन स्ट्रक्चर्स को देख के आपको पता लग रहा है ये क्या है? इन स्ट्रक्चर्स को देख के क्या पता लग रहा है? ये है सबसे पहली थ्योरी। सबसे पहली थ्योरी जो हमारे पास होती है वो ये थ्योरी है। इस थ्योरी के बारे में आप जानते हैं, इन सबको कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। आप अगर जानते हो तो इन्हीं सबको क्या कहते हैं? इन्हीं सबको कहते हैं लुईस डॉट संरचना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें अलग अलग एग्जांपल्स दे रखे हैं। आप शायद ये एग्जांपल्स जानते होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूं कि शायद अगर आप ये एग्जांपल नहीं भी जानते हैं तो भी हम आपको बताने का प्रयास करें। अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हाइड्रोजन की बॉन्डिंग कैसे होती है तो उसके भी बताने का हम यहाँ पर आपको प्रयास करें। तो बात समझ रहे हैं? यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आ रहे हैं, उन इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को एक बार देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इन इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को एक बार देख लेते हैं और फिर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ किस तरीके से होता है। देखिए आपको प्रॉपर्टी दिख रहा है, ये देखिए, ये आपको प्रॉपर्टी दिख रहा है, देखिए इनके बारे में मैं आपको बताता हूं यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स यहाँ पर कौन कौन से। और ये पहली ऐसी थ्योरी थी, अगर मैं आपको बताऊं, ये पहली ऐसी थ्योरी थी जिसने सबसे पहले बताया था, सबसे पहले बताया था कि किस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। लुईस नामक साइंटिस्ट ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स दिए थे, लुईस संरचनाओं का निर्माण किया था और उससे सबसे पहले बॉन्डिंग एस्पेक्ट पता लगा था। यानी अगर आपको कोवलेंट बॉन्ड पढ़ना है तो आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से यहां पर चीजों को बताया गया है। सबसे पहली बात, एक यहां पर एग्जांपल आता है H2 से शुरुआत होती है, अभी हम देखेंगे भी कैसे होता है। फिर आता है Cl2, HCl, अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, किस तरीके से होते हैं मैं सारी चीजें भी आपको बताता हूं। देखिए बहुत एक सिंपल ट्रिक के द्वारा सारे स्ट्रक्चर्स हम बनाएंगे भैया। फिर CH4, BF3, SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, मीथेन, नाइट्रेट आयन, NO3 नाइट्रेट होता है, NO2 माइनस नाइट्राइट, तो NO2 आ जाए तो नाइट्राइट, NO3 आ जाए तो नाइट्रेट, ये वर्ड याद रखिएगा। और CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट, किस तरीके से ये स्ट्रक्चर आए। ये बात, एक बात और बता दूं, लुईस स्ट्रक्चर बनाते समय सही संरचना नहीं बताई गई थी। याद रखिएगा, लुईस स्ट्रक्चर बनाते समय लुईस साइंटिस्ट ने सही संरचना नहीं बताई थी, यह बात भी आपको याद रखनी है। सही संरचना के बारे में उसने कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी थी। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हम आ रहे हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स पर, या लुईस स्ट्रक्चर्स आप डायरेक्ट लिख सकते हैं लुईस स्ट्रक्चर्स पर। ये कैसे होते हैं लुईस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें या लुईस संरचना की हम यहां पर बात करें तो वो क्या होती है वो देखिए। बिल्कुल बेसिक से देखिए, मान के चल रहे हैं कि हम ये चीजें हमको नहीं आती, या मान के चलिए हम ये चीजें भूल गए हैं तो सारा रिकॉल हो जाए। बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि देखिए बॉन्डिंग का पहला एस्पेक्ट होता है। अगर आपको यही नहीं पता, लोगों को संरचना ही नहीं पता, लोगों को ये नहीं पता कई स्टूडेंट्स को कि ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, कईयों को नहीं पता कि नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, कईयों को ये नहीं पता कि HCl में सिंगल बॉन्ड है और कार्बोनेट में एक डबल बॉन्ड है और दो सिंगल बॉन्ड है, फिर पूरे पर -2 चार्ज है। ये सारी चीजें आपको कैसे पता लगेंगी? अगर आपको याद नहीं भी है तो भी कोई परेशानी नहीं है। आपको लुईस संरचना बनानी आनी चाहिए। जिसने शेप के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, याद रखिएगा, इसने शेप के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। शेप के बारे में निश्चिंत रहिए, इसने ये बताया था कि संरचना क्या होती है, संरचना को कैसे समझाना है, संरचना को कैसे बनाना है। ये पहली थ्योरी थी, फर्स्ट थ्योरी। याद रखिएगा, ये फर्स्ट थ्योरी थी, फर्स्ट थ्योरी।
फर्स्ट थ्योरी टू एक्सप्लेन कोवलेंट बॉन्ड, ये चीज याद रखनी है। ये प्रथम सिद्धांत था, यहां पर आपको याद रखना है, ये प्रथम सिद्धांत था। इसको आप कह सकते हो ये प्रथम सिद्धांत था जिसने सहसंयोजक बंध को परिभाषित किया था। यूं कह सकते हैं सबसे पहले इन्होंने क्या किया था, इसको परिभाषित किया था। तो सबसे पहली थ्योरी है, ये ध्यान रखिएगा। एक तो ये बात आपको याद रखनी है, दूसरी बात आपको याद रखनी है, ऑक्टेट नियम का पालन कर रहा है ये। ऑक्टेट रूल शुड बी ओबे या शुड बी फॉलोड, ये चीज याद रखनी है आपको। ऑक्टेट रूल फॉलो करना यहां पर जरूरी है। आप कह सकते हैं अष्टक नियम का पालन, इसको कहा जाता है अष्टक नियम का पालन। तो अष्टक नियम का पालन करना यहां पर जरूरी है। तीसरी बात देखिए कि यहां पर दो चीजें होती हैं, एक तो होता है सेंट्रल एटम और एक होते हैं कॉर्नर एटम। जो किनारे पर जुड़े हैं वो हैं कॉर्नर एटम, जो किनारों पर होते हैं, किनारे वाले परमाणु। और एक होता है सेंट्रल, जो मध्य में होता है, सेंटर में होता है, उसी से सारी बॉन्डिंग एस्पेक्ट्स होते हैं, वो कहलाते हैं हमारे पास सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम याद रखिएगा, यहां पर 8 से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मगर कॉर्नर एटम पर कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। हाइड्रोजन के केस को छोड़ दीजिए, वहां डुप्लेट होता है। हाइड्रोजन के केस को छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको डुप्लेट कहा जाता है। हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, डुप्लेट। यहां पर इसको छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन एक्सेप्शन हो गया, मगर बाकी सब में क्या है, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का मतलब क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में मैंने बताया टेंडेंसी टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अष्टक नियम क्या होता है, अष्टक नियम का मतलब होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जाना आपके अंतिम कोश में। अगर 8 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं तो उसे अष्टक नियम कहते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं तो उसे हम यहां पर क्या कहते हैं, उसे हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। तो सेंट्रल एटम और कॉर्नर एटम हम दोनों की बात करें तो कॉर्नर एटम में तो 8 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए, फिक्स। ये चीज फिक्स है, कितने होने चाहिए, 8। हाइड्रोजन वाला केस छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन के केस में 2 होने चाहिए, मगर सेंट्रल एटम में 8 या 8 से ज्यादा भी हो सकते हैं। याद रखिएगा 8 या 8 से ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी मिनिमम 8 होने चाहिए। सेंट्रल एटम के लिए मैं इधर लिख दूं कि मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड। मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड, जो यानी 8 से ज्यादा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, उसी को कोवेलेंसी कहते हैं। यहां पर इस चीज को क्या कहते हैं, अगर इससे ज्यादा आ जाएगा तो इसे कोवेलेंसी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं आपको बात लिखा भी दूं। यानी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, अगर हम बात कर रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा सेंट्रल एटम पर, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम पॉसिबल है, इज पॉसिबल। ये पॉसिबल क्यों है ये भी बता दूं, इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं कोवेलेंसी। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कोवेलेंसी। जो आपका सेंट्रल एटम होता है, मैं आपको एक बात बताऊं, जो आपका सेंट्रल एटम होता है हैज टेंडेंसी, सेंट्रल एटम हैज टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम कोवेलेंसी। कोवेलेंसी का मतलब होता है मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी। जितने ज्यादा, कई बार क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, हम 1 बॉन्ड भी बना सकते हैं, हम 2 भी बना सकते हैं, हम 3 भी बना सकते हैं, हम और भी 4 बॉन्ड तभी कई बार बना लेते हैं। कार्बन है ना, कार्बन सिंगल भी बना रहा है, कार्बन डबल भी बना रहा है, कार्बन ट्रिपल भी बना रहा है,
फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस भी 4 तक बना लेगा हमारे पास, सल्फर है तो वो भी बना लेगा। तो ये क्या है, ये अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहते हैं। सबसे ज्यादा सहसंयोजक बंध बनाने की निर्माण की प्रक्रिया जितने ज्यादा बना लेंगे वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो हमारे पास कहलाती है कोवेलेंसी। सेंट्रल एटम हैज टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम कोवेलेंसी, ये सबसे ज्यादा कोवेलेंसी एक्वायर करेगा, याद रखना है। यानी आपका जो केंद्रीय, आपका जो केंद्रीय आपका एटम है, केंद्रीय परमाणु है, ये क्या होगा, अपनी अधिकतम, ये अधिकतम सहसंयोजक बंध, पूरा आपको लिख के बता देता हूं जिससे आप समझ जाएं। अधिकतम सहसंयोजक बंध बनाने की प्रकृति प्रदर्शित करता है, उसी को हम यहां पर क्या कहते हैं, उसी को हम यहां पर कहते हैं कोवेलेंसी। याद रखिए, इसलिए इस पे 8 से ज्यादा हो सकते हैं, देखिए, वरना ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होगा, और ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होगा तो बात गलत हो जाएगी ना। तो यहां पर चीज ध्यान रखनी है, यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर ऐसी चीज होती है तो उस कंडीशन में आपको यहां पर क्या करना है, ये चीज याद रखनी है। तो देखिए क्या हो गया, लुईस स्ट्रक्चर में आपने क्या क्या चीजें देखी, जो चीजें फिक्स है याद रखिएगा कि सबसे पहले पहली थ्योरी थी, प्रथम थ्योरी थी जिसने बताया था ऑक्टेट रूल की, यहां पर बात आ रही है, ऑक्टेट रूल या अष्टक नियम का पालन करना होता है, ये बात आई। सेंट्रल एटम में क्या होना चाहिए, 8 या 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। कॉर्नर एटम में 8 तो फिक्स ही है, 8 ही होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। हाइड्रोजन का केस अलग है जिसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या अष्टक नियम का पालन नहीं करेगा, ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा। इसके बाद क्या बताई कि एक आपको चीज बताई कोवेलेंसी। कोवेलेंसी क्या चीज होती है, ये चीज आपको याद रखनी है। कोवेलेंसी का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा सेंट्रल एटम पर अगर उपस्थित हो सकते हैं, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम इज आल्सो पॉसिबल, इट इज पॉसिबल थ्रू मैक्सिमम कोवेलेंसी। यानी सेंट्रल एटम की टेंडेंसी होती है मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहने की, या केंद्रीय परमाणु की अधिकतम, केंद्रीय परमाणु क्या है, अधिकतम सहसंयोजक बंध बनाने की प्रकृति प्रदर्शित करता है, उसी को हम यहां पर क्या कहते हैं, कोवेलेंसी। अब देखिए स्ट्रक्चर, आपको कुछ स्ट्रक्चर नहीं आते हो तो मैं बताऊं, देखिए एग्जांपल यहां पर लीजिए। सबसे पहला एग्जांपल H2 का निर्माण कैसे करना है, लुईस स्ट्रक्चर से। हम बात क्या कर रहे हैं यहां पर, हम बात कर रहे हैं लुईस संरचना। हम यहां पर बात क्या कर रहे हैं, हम यहां पर बात कर रहे हैं लुईस संरचना की। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या करना है, हाइड्रोजन के बीच में एक हाइड्रोजन बंध तो बना दीजिए, एक तो बना दीजिए। कोई भी अगर कोई चीज कंबाइन होगी, 2 एटम आपस में कंबाइन होंगे, 2 आपके मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, भाई एक बॉन्ड तो मिनिमम बनाएंगे ही ना, एक तो मिनिमम बनेगा ही, बिना बॉन्ड के तो कंबाइन नहीं हो सकते, एक मिनिमम बनेगा। तो सबसे पहले एक तरीका आप सीख लीजिए, एक तो बनाई दीजिए, फिर हम देखते हैं कि एक ही बनता है कि 2 बनते हैं कि 3 बनते हैं, मैक्सिमम 3 तक बनेंगे। तो हमें यह देखना है 3 के ज्यादा भी बन, सेंट्रल एटम के तो ज्यादा भी बन सकते हैं, 4 5 6 भी बन सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि यहां पर क्या होता है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच की बात आ रही है, हमने एक बॉन्ड बना दिया। एक बात याद रखिएगा, एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। मैं आपको इधर लिख देता हूं, एक बॉन्ड ये बना, एक तो ये वाली बात है, डबल बॉन्ड ये बना, ये वाली बात है, ट्रिपल बॉन्ड ये बना, ये वाली बात है। मैं लिख दूं, देखिए एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। तो 2 बनने में कितने हो जाएंगे, 4, ऐसे शो कर दीजिएगा, ये कितने हो जाएंगे, 4। 3 बनने में कितने हो जाएंगे, 6, 1 2 3 4 5 6। ये क्या होता है, इधर वाला जो लिखा है वो इधर वाले एटम का होता है, इधर जो लिखा है वो इधर वाले एटम, तभी तो शेयर कर रहे हैं। ये वाले इधर के वाले एटम के, ये इधर वाले एटम के, ये इधर वाले एटम के, इधर, जैसे 2 है तो यानी यहां पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर ये दिख रहा है और यहां पर ये दिख रहा है, ये आप ऐसे शो कर दीजिए। अब यहां पर आपको एक बहुत ही बढ़िया सिस्टम याद रखना है, बढ़िया, वो कहलाएगा एक शॉर्ट ट्रिक टीबीएल सिस्टम। आप याद रखिएगा, क्या याद रखना है, टीबीएल सिस्टम, टीबीएल ये याद रखिएगा। इससे आपने याद कर लिया तो आप लुईस संरचना सीख जाएंगे, आपको कुछ भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए टीबीएल सिस्टम क्या होता है, पहले मैं बताऊं टी का मतलब। टी का मतलब होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखिए ये तो सब समझ रहे हैं, जो टोटल आपके जो है वो आपके वैलेंस यानी बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात है, तो समझ ही गए होंगे, ये इसको हिंदी में नहीं लिख रहा हूं, ये आप समझ ही जाएंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बी का मतलब होता है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, बी का मतलब क्या होता है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। और एल का मतलब होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या होता है,
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये वर्ड याद रखिएगा। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन T है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो बंद बनाने में लग रहे हैं वो वाले इलेक्ट्रॉन। और L का मतलब होता है लोन पेयर, जिसको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। मैं लिख भी देता हूं अगर आपको नहीं पता हो तो। इसको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। याद रखिएगा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये तो वैलेंस भारी कोश के इलेक्ट्रॉन है, ये बंद बनाने वाले इलेक्ट्रॉन है जो बंद बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। ये तीन चीजें निकालिए, स्ट्रक्चर आ गया। ये तीन चीजें निकालिए, स्ट्रक्चर आ गया। देखिए कैसे आ गया, अभी सब में निकाल के आपको बताता हूं, सब में निकाल के आपको बताता हूं। देखिए जैसे ही हमने यहां पर किया कॉन्सेप्ट, हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट किया, तो यहां पर आप काउंट करिए टी कितने। सबसे पहले काउंट करिए टी कितने इसमें, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 1। इस हाइड्रोजन के 1 है तो इसके भी, तो टोटल हाइड्रोजन कितने 2, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। बात समझे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने कैसे निकाले, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। हमने क्या लिखा 1s1, s में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, एक हाइड्रोजन के पास 1 है, टोटल हाइड्रोजन कितने 2, तो 1 2 जा टोटल कितने हो गए 2। अब देखिए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने निकालते हैं, एक बॉन्ड में मैंने क्या बता दिए, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 में कितने होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 में कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद कर लीजिएगा, सिंपल सा, एक में 2 डबल करने, 2 में 4 और 3 में हमारे पास क्या हो जाएंगे 6, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बॉन्ड पेयर में हमारे पास कितने हो गए, बॉन्ड पेयर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गए, एक ही तो बॉन्ड बना रहा है, सबसे पहले एक ही बनाना है, एक ही बॉन्ड तो बना रहा है, तो कितने हो गए 2। अब लोन पेयर कैसे निकालते हैं, लोन पेयर निकालने के लिए T माइनस बी करना है, T माइनस बी, तो क्या हो गया 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कोई लोन पेयर नहीं है, दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन, कुछ नहीं, यही हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है। अगर लोन पेयर होते तो लोन पेयर हम यहां पर लगा देते, हम यहां पर क्या करते, हम यहां पर लोन पेयर लगा देते। अगर ऐसा होता, इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, यहां पर लोन पेयर जो है नहीं है। कई में लोन पेयर भी होते हैं, अभी ऑक्सीजन का डायग्राम बनाएंगे तो लोन पेयर आएगा, अभी नाइट्रोजन का बनाएंगे तो वहां पर आएगा, तो वहां पर आपको पता लग जाएगा उस पर कितने लोन पेयर होते हैं, कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन, याद रखिएगा। ये हमारे पास रियल स्ट्रक्चर हो गया है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन की संरचना ऐसे ही होती है, लुईस संरचना। याद रखिएगा बात किसकी हो रही है, ये बात हो रही है लुईस संरचना की। तो हाइड्रोजन की ऐसे होती है, टीबीएल सिस्टम से हमने यहां पर निकाल के देख लिया। और एग्जांपल देखिए, और एग्जांपल देखिए, चीजें आपके और क्लियर हो जाएंगी। एग्जांपल नंबर 2 देख लीजिए, O2। अब अगर आपको O2 बनाना है तो क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या करिए, ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो बना दीजिए, सिंगल बॉन्ड तो बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर इलेक्ट्रॉन भी शो कर दीजिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका। अब आ जाइए हमारे टीबीएल सिस्टम पर, टी निकालिए, बी निकालिए और एल निकालिए। टी क्या होता है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, क्या होता है हमारे पास 1s2 2s2 और 2p4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, 2s में 2 है, 2p में 4 है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे बड़ा 2 है, तो s के भी काउंट होंगे, p के भी काउंट होंगे। 4 + 2 कितने हो गए 6, एक ऑक्सीजन में 6 है, तो 2 में कितने हो गए 6 2 12। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस 12 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड का मतलब पहले सिंगल बॉन्ड बनाना है, सिंगल बॉन्ड, एक तो मिनिमम बनेगा ही। आपको क्या करना है, लुईस ने तरीका बताया कि मिनिमम एक बॉन्ड तो बना दो, एक बॉन्ड तो बनेगा ही। तो हमने सबसे पहले एक बना दिया, एक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2, एक में कितने हो गए 2। एल निकालने के लिए क्या करेंगे, टी माइनस बी करेंगे, तो ये क्या हो गया 12 - 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हो गए लोन पेयर। अब काउंट करिए, एक ऐसे लगाना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स आपको शो करके लगाने हैं। बात समझ में आ गई, 1 2 3 आ गया, 4 5 6 7 8 9 10, कॉर्नर से लगाने। जब कॉर्नर भर जाए तब सेंट्रल एटम पे लगा देते हैं, यहाँ तो कोई सेंट्रल एटम है ही नहीं। जब NO2 का स्ट्रक्चर, SO4 का स्ट्रक्चर इन पर आएंगे तो सेंट्रल एटम पे भी लगा देंगे। तो बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास कैसे आ गया 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आ गया 1 2 3 4, तो ये कितने हो गए 6 और 4 टोटल 10, 10 आ गए। अब आपको ये देखना है कि हाइड्रोजन वाले केस में तो डुप्लेट चाहिए था, हाइड्रोजन वाले केस में तो डुप्लेट चाहिए था, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। आप इसको यूं समझ सकते हैं, मैं बना के बता दूं, ये देखो, इस हाइड्रोजन के भी 2 हो गए और इस हाइड्रोजन के भी 2 हो गए। ये देखिए, यही तो हो गया एक तरीके से लुईस संरचना। इस हाइड्रोजन के भी पास 2 हो गए, शेयर कर रहे हैं ना बॉन्ड, और इस हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इधर देखिए,
क्या इसमें कंप्लीट हो रहा है? काउंट करिए इस वाले ऑप्शन, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल 8 हो रहे हैं इसके पास। इधर वाले का करिए, 1 2 3 4 5 6, ये वाला भी काउंट करना है जो शेयर करना है, तो 2 तो ये हो गए, 3 4 5 6, 6 ही हो रहे। क्या हमने देखा था ऑक्टेट रूल फॉलो होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन मिनिमम होने चाहिए, ये स्ट्रक्चर गलत है। ये स्ट्रक्चर क्या हो गया? गलत हो गया। अब वापस से करिए, ऐसे करते हैं पहले हिट एंड ट्रायल, पहले देखेंगे, पहले आपका स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है कि सही बने, उसके बाद वाला आपका सही हो सकता है, तो पहले स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है, उसके बाद दूसरा बनाना है। अब इसका दूसरा बनाइए। अब क्या करिए, इन 2 इलेक्ट्रॉन को उठा के इधर बॉन्ड बना दीजिए। ये देखिए, इन 2 इलेक्ट्रॉन को यहां पर हटा दिया, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, पहला तो सही है, ये तो पहले वाला हमारे पास सही। अब यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन उठा के बॉन्ड बना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन किसमें लग गए? इस बॉन्ड को बनाने में लग गए। अब बचे कितने? 1 2 और 3 4। इधर कितने बचे? वही सेम, 1 2 और 3 4, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट। गोला मैं बना नहीं रहा हूं, वैसे बता रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप चाहे तो ऐसे ये गोला बन जाएगा, देखो 8 कंप्लीट। अगर आप चाहे तो ऐसा गोला बन जाएगा, ये ऑक्टेट कंप्लीट। दिस इज द स्ट्रक्चर फोटो, दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर। प्रीवियस वन वाज रॉन्ग। क्यों? वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा था। इस तरीके से लुईस संरचना बनानी होती है, इस तरीके से आपको लुईस संरचना बनानी होती है, तो आपको याद रखना है। बात समझ में आ गई? देखिए किस तरीके से होता है टीबीएल सिस्टम, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके बाद बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, उसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से बनाना है। एक और बनाते हैं नाइट्रोजन, देखिए एक और बनाते हैं नाइट्रोजन। देखिए हम यहाँ पर नाइट्रोजन बना रहे हैं N2। N2 बनाने के लिए क्या करना है? N2 बनाने के लिए नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 होता है, 2s2 होता है और 2p3 होता है। ये एग्जांपल नंबर हमारे पास कितना हो गया? 3 हो गया। देखिए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर में आपको सिखा देता हूं। फिर इस तरीके से मल्टी मॉलिक्यूलर स्पीसीज में भी सेम यही सिस्टम करना है, बस वहां पर एक नया कॉन्सेप्ट और जुड़ता जाएगा। इस तरीके से देखिए धीमे धीमे चीजें बढ़ती जाएंगी। यहां पर हमारे पास सबसे पहले जो बनाना है, मैंने आपको तरीका बताया, आप क्या करिए, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना दीजिए। सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये देखिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। टीबीएल सिस्टम इधर लिख देता हूं, टीबीएल सिस्टम, इधर टी, इधर बी और इधर एल लगाना है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के कितने हो गए? 3 और 2 5, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब नाइट्रोजन टोटल कितने हैं? 2, तो 5 2 जा 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए नाइट्रोजन के। 3 और 2 5, सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इस तरीके से लेना है। अब हमारे पास क्या हो गया? अब हमारे पास हो गया है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? हमने यहां पर लिया है एक, यानी एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर कर दीजिए। अब कितने हो गए? ये माइनस करना है T माइनस बी से, तो ये कितने हो गए? 10 में से 2 गए तो कितने बचे? 8 इलेक्ट्रॉन बचे। लगाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। इधर वाले का तो हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर का हो रहा है 1 2 3 4। अरे ये तो 4 ही हो रहा है, गलत स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर बनाइए। दूसरे में क्या करिए, इनको उठा के डबल बॉन्ड बना दीजिए। इनको उठा के यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। अब यहाँ पर क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन 2 तो उठा लिए, तो कितने बचे? 1 2 3 4। यहाँ पर तो ऑलरेडी हमारे पास 2 थे, मैंने लिख दिया। अब देखिए ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। यहाँ बीच में भी इलेक्ट्रॉन होते ही आपको पता है, ये देखिए अब कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका तो हो रहा है, पहले भी हो रहा था। इधर वाले के देखिए 1 2 3 4 5 6, अभी भी इसमें ऑक्टेट रूल फॉलो होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। स्ट्रक्चर गलत। तीसरा बनाइए। ऐसे हिट एंड ट्रायल से बनता है। अब यहां पर क्या करिए, और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के एक बॉन्ड लगा दीजिए। 3 हो गए, 3 हमारे पास हो गए हैं। अब देखिए यहां पर ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन से निकाल के हमने क्या कर दिया? बॉन्ड बना दिया। अब कितने बचे? अब इसके पास यही 2 बचे, इसके पास तो यही 2 थे। देखिए ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। इसका तो हो ही जाता है, एक बार चेक कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों का हो रहा है। दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर, दिस इज द रियल स्ट्रक्चर ऑफ N2। इट कंप्राइजेस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास होता है ट्रिपल बॉन्ड। इस तरीके से लुईस संरचना आई थी। ये मैंने आपको शुरुआती कंपाउंड से बताया है कि H2 कैसे बना, O2 कैसे बना और N2 कैसे बना। ये शुरुआती कंपाउंड्स में हमने आपको बताया है कि इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो ये चीज याद रखिएगा। वापस से देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर O2 का था। अगर आप इसमें बनाओ तो ऐसे ये भी बना के देख सकते हो। यहां पर अगर करें तो देखिए ये गोला बना दिया, इसके 8 हो गए।
यहां पर ये गोला बना दिया, इसके 8 हो गए, ये ना भी बनाए तो काउंट करके देख लीजिए जिससे आपको पता लग जाए। तो लुईस ने सबसे पहले ये बताया था कि लुईस संरचना क्या है, किस तरीके से आपको एक टीबीएल सिस्टम के ट्रिक से याद रखना है। पहले गलत स्ट्रक्चर भी बनेगा, फिर आपको उसको सही करना है, तो आपको पता लग जाएगा। सिंगल बॉन्ड आपसे कोई पूछे मान लीजिए नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड ही क्यों है, कई बार पूछ लेते हैं ना वाइवा में या कोई इस तरीके से कोई इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया कि भाई इसमें ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं है, रीजन क्या है, बताइए। अगर इसमें डबल बॉन्ड होगा तो एक नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, अगर इसमें सिंगल बॉन्ड होगा तो इसमें एक नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, अगर नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होगा तभी दोनों नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ये अष्टक नियम का पालन करेंगे, ये स्टेबल होंगे, इसलिए इसमें ट्रिपल ही बॉन्ड हो सकता है, वरना ना तो डबल हो सकता है ना सिंगल हो सकता है। इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछे ऑक्सीजन में ऐसा क्यों, तो ऑक्सीजन में आपको बताना है ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं होगा, स्थायी प्रकृति का होगा नहीं, स्टेबल नेचर का होगा नहीं। जब ये डबल बॉन्ड होगा तभी होगा, ट्रिपल भी नहीं हो सकता, ट्रिपल होगा तो भी यहां पर गड़बड़ हो जाएगा। और देखो साफ साफ आ गया, ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर आ गए, 2। इससे कंफर्म हो रहा है कि रियल जो आपका फाइनल स्ट्रक्चर बन जाए वो आपके रियल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब इस पर कितने हैं, इसका मतलब इसमें 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 लोन पेयर, देखिए 2 लोन पेयर आ गए, नहीं 4 इलेक्ट्रॉन, इस पर भी 2 आ गए, दोनों बराबर ही तो है। इसका मतलब इसमें 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, 2 एकाकी युग्म होते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। सेम फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में कितने हमारे पास आ गए, नाइट्रोजन पे एक एक लोन पेयर, जो फाइनल स्ट्रक्चर है, फाइनली इस पे क्या आ गया, इस पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी जो हम पहले लिख रहे हैं वो एक्सपेरिमेंटल है, वो लोन पेयर रियल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। जो फाइनल स्ट्रक्चर इसका बन के आएगा लुईस संरचना से, वो हमें एक्यूरेट नंबर के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। याद रखिएगा, उसी के बारे में। कई लोग कहते हैं ना इसमें लोन पेयर कितने, नाइट्रोजन पर 1 है, इसमें लोन पेयर कितने, ऑक्सीजन पर 2 है, कहते हैं लोन पेयर कैसे है, लोग रट लेते हैं नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर, अमीन के नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन पर 2। तो आपको यहां पर याद रखना है कि इन चीजों का भी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सब बॉन्डिंग देती है, ये सारा आपको केमिकल बॉन्डिंग देती है। आप देखिए, आप सीख गए होंगे। आज हमने यहां पर कर लिए हैं हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर सबसे पहले, फिर हमने ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर, फिर हमने कर लिया नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर। आगे के सेशन में मैं आपके लिए इसी के आगे बढ़ते हुए लुईस संरचना पे आऊंगा। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर आएगा, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का प्रयोग इन पर कैसे होता है और यह कंफर्म कैसे होता है कि किसी पर कितना माइनस चार्ज है, ये कैसे कंफर्म, जैसे कार्बोनेट आयन है तो CO3 पर -2 ही होता है, ये कंफर्म हो जाएगा। SO4 सल्फेट आयन है, SO4 पे कौन सा चार्ज होता है, -2, ये भी कंफर्म हो जाएगा। किसी पर कोई चार्ज है या नहीं है, जैसे हमने लिखा O2 पर कोई चार्ज नहीं है, N2 पर कोई चार्ज नहीं है, ये सारी चीज कंफर्म करा जाएगा फॉर्मल चार्ज। फिर हमारे पास आता है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। फिर हमारे पास आता है VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। फिर हमारे पास आता है हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम कहते हैं संकरण। और फिर हमारे पास आती है MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको आणविक कक्षक सिद्धांत कहते हैं। तब जाके आपका कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट होता है। मगर देखिए, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। मैंने आपसे कहा ना, एक सही गाइडेंस के रूप में चलिए, साथ के साथ चलिए, सीक्वेंस में चलिए। मैं आपको बता रहा हूं यहां पर क्या होगा, ये सारी चीजें सीखने के बाद आपको केमिस्ट्री से ऐसा लगाव हो जाएगा, आपको लगेगा इससे बेहतरीन कुछ नहीं, और जब नहीं सीखे तो लगेगा इससे खराब कुछ नहीं। तो आपको यही चीज करना है, जुड़े रहना है, और आपको तैयारी जो है वो अपनी सॉलिड रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आए तो कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग हो कि आप उसका आंसर निकाल पाए। ठीक है, तो अगले सेशन में हम आपसे जरूर मिलते हैं। आज मैंने आपको जो सूचना प्रोवाइड की, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप उसको जरूर यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। किसी को अगर नीड हो तो उसको जरूर बताइएगा, जिससे हमारा जो एक आपका एम है कि क्वालिटी एजुकेशन देके ज्यादा से ज्यादा अच्छे स्टूडेंट से जुड़ना, वो हम जुड़ सके। ठीक है, तो जरूर अगले सेशन में मिलते हैं। आज के सेशन के लिए बस इतना ही, और अगले सेशन में लुईस स्ट्रक्चर आगे के साथ तैयार रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।
एंड तो कर दी।